कैसे होता है। तो आपने इस तरह के एग्जाम्पल देनी है जो इस टॉपिक से रिलेट करे और सिंपल और इजी हो। जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सही। बहुत अच्छी वैल्यूएबल इनपुट्स दी हैं अपनी तरफ से। मेरी किस सजेशन आप तरह लोगों की को ये एग्जाम। होगी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अंडरस्टैंडिंग बेसिक पर्पस था जो कि आपको हो चुकी है। तो सर आपकी कोशिश ये। आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। जी, अब आ रही है करीब से। यस अब ठीक है। जी, मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपको आपने एग्जांपल्स बहुत अच्छी दी हैं सब ने। कोशिश करें कि अपने सब्जेक्ट्स की तरफ आएँ, अपना जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस करें। बहरहाल बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह से आप सब ने अंडरस्टैंड किया इसको। हमने वेट किया आज 10 मिनट, क्योंकि क्लास का टाइम थोड़ा सा हमने चेंज किया है, तो इसलिए फिर क्वेश्चन जानबूझ के मैंने आप सबसे किए हैं ताकि वो स्टूडेंट जो क्लास डेली ज्वाइन करते हैं लेकिन आज इस वजह से शायद कि उन्होंने मैसेज रीड नहीं किया हो या कोई भी वजह हो सकती है, तो वो ज्वाइन कर लें। स्टूडेंट ने 40 प्लस ने अब ज्वाइन कर लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सोलो टेक्सोनोमी से। इसके बाद क्वेश्चन जो मेरा आपसे होगा, सबसे होगा, वो ये होगा कि यूजेस ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, ब्लूम टेक्सोनोमी के इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो ब्लूम टेक्सोनोमी है, इस से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी आपसे, वो मौजूद है नोट्स बुक में। इसके लेवल्स और एरियाज़ पूछे जाएंगे। इसकी एप्लीकेशन लाजमी नहीं है कि आपसे कहा जाए कि आप जो है डोमेन जो कग्निटिव डोमेन है इसको क्लासरूम में अप्लाई करके बताएं हमें। आपसे यानी उसके सारे लेवल्स को सिंपली आपसे कहा जाएगा कि आप कग्निटिव डोमेन की कोई एग्जांपल दें। ठीक है, आप अफेक्टिव डोमेन की कोई एग्जांपल दें, आप जो है सर साइकोमोटर की डोमेन आवाज़ की नहीं आ रही। एग्जांपल दें। अब कग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की एग्जांपल्स आपको कोई मुश्किल बात नहीं है। आप कम से कम दो दो तीन तीन एग्जांपल्स अभी से अपने पास नोट डाउन कर लें, लिख के रख लें और आप मेमोराइज़ कर लें कि ये एग्जांपल्स आपसे अगर पूछी जाएँ तो आपने देनी है। तो ये पूछी जा सकती हैं। उसके बाद यूजेस पूछे जा सकते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी का हमारे स्कूल लेवल पे क्या किरदार है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारी जो असेसमेंट चाहे वो पैक की हो रही है या 22 की हो रही है, दोनों किस बेस पे हो रही हैं, ब्लूम टेक्सोनोमी के बेस पे हो रही हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है रिवाइज जो ब्लूम टेक्सोनोमी है ये कब पेश की गई, ये सवाल आपसे पूछा जा सकते हैं। इनके लेवल्स आप याद कर लें, लेवल्स पूछे जा सकते हैं। बहरहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है असेसमेंट के चैप्टर का, तो इसको अच्छी तरह से आपने याद करना है, लिख के भी, एग्जांपल्स भी इसकी। जी, जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई सर इस ये टॉपिक क्वेश्चन की, है। तो वो जो है वो लास्ट लेक्चर सुन लें। जी फरमाइए। जी सर जी। सर क्वेश्चन मैं ये आकर। पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने पिछले लेक्चर में भी बताया कि जैसे जी आपने पिछले लेक्चर में भी बताया कि जो भी हमारे पैक के एग्जाम हैं या फिर दूसरे एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, वो सारे ब्लूम टैक्सोनॉमी पे बेस कर रहे होते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो पैक के एग्जाम है वो सोलर टैक्सोनॉमी पे बेस नहीं करते, हाँ, सिर्फ ब्लूम पे करते हैं। देखें पैक के जो एग्ज़ाम ग्रेड हैं, 5 का हाँ, एग्जाम। हम चूँकि सिर्फ ब्लूम टेक्सोनोमी हमने पढ़ी थी, अभी उसको सोलो टेक्सोनोमी पढ़ के भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कोई आइटम डेवलपर है जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन में काम करता है या कर रहा हो? चलें, इसको अभी डिस्कस करती हैं। बहरहाल इस वक्त जो करंट सिनेरियो है इसमें ब्लूम और सोलो टेक्सोनोमी ये दोनों जो है यूज़ हो रही हैं पैक में। सो इसमें पैक सोलो टेक्सोनोमी यूज़ नहीं हो रही, ब्लूम टेक्सोनोमी यूज़ हो रही है पैक में और इसके साथ साथ 22 में, दोनों जगह पे ब्लूम टेक्सोनोमी हमारे एजुकेशनल असेसमेंट सिस्टम में यूज़ हो रही है। इसी तरह न्यास आपने पढ़ा होगा, नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम जो हमारा है, जो हमारा नेशनल लेवल पे एक इदारा है, 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था नियास, वो भी ब्लूम टेक्सोनोमी को फॉलो कर रहा है। वो भी आप एक तीसरी एडिशन भी इसमें कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इसका क्या किरदार है। स्कूल लेवल पे, फिफ्थ लेवल, ग्रेड लेवल पे, इंटरमीडिएट, मैट्रिक और इंटर लेवल पे जो एग्ज़ाम हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो नियास है, नेशनल एजुकेशनल असेसमेंट सिस्टम, तीनों जगह पे ब्लूम टेक्सोनोमी जो है वो यूज़ हो रही है। सोलो टेक्सोनोमी को हम स्टार्ट करते हैं। सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। टेक्सोनोमी की डेफिनेशन हम पहले बता चुके हैं कि टेक्सोनोमी किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि एक चीज़, फिर उससे अगली चीज़, उससे अगली, उससे अगली, उससे अगली, इस तरह एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में जब दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं तो उसको हम एक हायरार्की कहते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप।
तो हायरार्किकल एक सिस्टम है, ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 लेवल हैं। सोलो टैक्सोनॉमी इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। अ टैक्सोनॉमी इज़ अ मॉडल दैट डिस्क्राइब द लेवल ऑफ इंक्रीजिंग complexity in student understanding of the subject. It has 5 levels. इसके 5 लेवल होते हैं: प्री स्ट्रक्चरल, यूनी स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। ये टेक्सोनॉमी भी रिवाइज हो चुकी है, यानी जैसे हमने बात की है ब्लूम टेक्सोनॉमी की, ब्लूम टेक्सोनॉमी रिवाइज हुई थी 2001 में। इसी तरह ही सोलो टेक्सोनॉमी जो फर्स्ट टाइम प्रेजेंट की गई थी वो 1982 में की गई थी। 1982 में बिग्स एंड कॉलेज ने इसके 4 लेवल दिए थे सोलो टेक्सोनॉमी की अपनी किताब इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। अब इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग में उन्होंने जो 4 लेवल दिए थे, इन 4 लेवल में ये नहीं था प्री स्ट्रक्चरल, ये प्री स्ट्रक्चरल मौजूद नहीं था, ये 4 थे: यूनी स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल एंड एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। अपने माइक ऑफ कर दिया करें प्लीज़। अच्छा, इन दोनों को उन्होंने सरफेस कैटेगरी का नाम दिया, यानी 4 लेवल और 2 कैटेगरीज। तो यूनी स्ट्रक्चरल और मल्टी स्ट्रक्चरल सरफेस लेवल। सरफेस लेवल से क्या मुराद है? जैसे हमने लॉट्स और हॉट्स की बात की है कॉग्निटिव डोमेन में। फर्स्ट 3 जो नॉलेज कंप्रीहेंशन एप्लीकेशन है ये लॉट्स हैं, और सेकंड 3 ये हॉट्स होते हैं, सिंथेसिस, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इसी तरह इसके भी ये जो 2 फर्स्ट लेवल थे, मैं फ़र्स्ट अभी इसकी बात कर रहा हूँ जो फ़र्स्ट टाइम प्रेजेंट की गई थी 1982 में उसकी, कि इसका माइक ऑफ कर दिया करें ना प्लीज़ बच्चों की। इकरा शहबाज साहिबा अपना माइक ऑफ कर दें जी। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो फर्स्ट 2 इसके लेवल हैं ये सरफेस लेवल के, यानी बच्चे को बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए इसको सरफेस लेवल कहा गया है। देन है डीप, इसमें बच्चे को इन डेप्थ नॉलेज होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो इसलिए इनको डीप जो है वो कैटेगरी का नाम दिया गया था। अब 1999 में, यानी 17 साल बाद, 17 बनेंगे या बल्कि 16 साल बनेंगे जी, 99 17 ही बनेंगे जी। तो 17 साल के बाद इसी टेक्सोनोमी को दोबारा रिवाइज़ किया। किसने किया? यानी पहले दी है बिग्स एंड कॉलेज ने, 4 लेवल इसके थे अपनी किताब इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग में। जबकि फिर 1999 में जो बिग्स हैं, अकेले बिग्स ने इसको रिवाइज़ किया और उसने एक और लेवल का इजाफा इसके अंदर किया। वो लेवल कौन सा है? वो है प्री स्ट्रक्चरल, वो लेवल प्री स्ट्रक्चरल है। बाकी ये दोनों सेम है, वही 2 कैटेगरीज़ हैं इसकी। प्री स्ट्रक्चरल जो है वो सरफेस कैटेगरी में इस्तेमाल किया गया। इसको समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ इनसे रिलेटेड। मसलन आप बच्चे से पूछते हैं व्हाट इज़ पाकिस्तान, या व्हाट इज़ योर नेम, या व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो आगे से बच्चा जवाब आपको देगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी उसका जवाब टोटली इररेलेवेंट होगा, उसको कुछ भी नहीं पता मैंने क्या बताना है। जब बच्चा किसी सवाल के बारे में टोटली अनश्योर हो कि मैं ये क्या है, वो उसको अंडरस्टैंड भी ना करे, उसके बारे कुछ भी ना बता सके, तो ये एक लेवल है, यानी कुछ भी नहीं जानता वो किसी भी चीज़ के बारे में। अगला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है यूनी स्ट्रक्चरल। यूनी स्ट्रक्चरल में बच्चा किसी भी टॉपिक का एक एस्पेक्ट समझता है। अब वो जो एक एस्पेक्ट समझता है बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल मसलन टीचर सवाल करता है कि हम किस चीज़ के ज़रिए से सुनते हैं या किस चीज़ के ज़रिए से देखते हैं, ठीक है, हम किस चीज़ के ज़रिए से चखते हैं, हम किस चीज़ के ज़रिए से चलते हैं। अब मतलब ये एक सवाल है। अब इसमें बच्चा सिर्फ इतना ही उसे पता है कि आँखों का क्या काम है? देखना, बस। इसके अलावा उसे नहीं पता आँखों का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कुछ भी नहीं जानता किसी भी सवाल का, सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट उसे पता होता है। ये अगली स्टेज है, यानी पहली स्टेज पे कुछ भी नहीं पता, अगली स्टेज पे एक एस्पेक्ट के बारे में पता होता है। अब उससे अगली स्टेज आ जाती है। अब अगली स्टेज में उससे पूछा जाता है कि आइज़ क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वो ये भी बताता है कि आँख की मदद से हम देखते हैं, आँख के इतने हिस्से होते हैं, फ़लाँ पोर्शन का ये फंक्शन है, दिमाग ये होता है, दिमाग के इतने हिस्से होते हैं, फ़लाँ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का ये फंक्शन है। तो अब जो है उसको पता होता है, लेकिन वो उनको एक सीक्वेंस में या आपस में रिलेट नहीं कर पाता।
एक से ज़्यादा एस्पेक्ट उसको पता है कि ये ब्रेन है, इसके इतने स्ट्रक्चर हैं, इतना इसके इतने कंपोनेंट हैं, इसका हर कंपोनेंट का ये फंक्शन है, उसे पता होता है, लेकिन वो आपस में उनको रिलेट नहीं कर पाता। ठीक है, यानी उनको कि फ़लाँ जो है फ़लाँ चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैं एक सवाल करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि व्हाट इज़ ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, या व्हाट इज़ कनेक्टेड क्लासरूम। अब आपको कनेक्टेड क्लासरूम के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन अगर यहाँ से मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ, मैंने क्वेश्चन ये किया भी था उस दिन शायद, और ये तैयबा ने इसका शायद जवाब दिया था। मैंने कहा था इससे अलावा इसके लिए एक और टर्म भी यूज़ होती है। अब मैंने रिलेट किया इसको अपने क्वेश्चन को एक और कॉन्सेप्ट के साथ, तो तैयबा ने मुझे जवाब दिया कि इसको कंटेम्प्रेरी लर्निंग भी कहते हैं। अब ये उसे आपको कंटेम्प्रेरी लर्निंग अलग से पता है कि वो भी ऑनलाइन लर्निंग होती है, या क्लासरूम में जब हम स्टूडेंट को किसी भी ऑनलाइन सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो कंटेम्प्रेरी लर्निंग मॉडल है। और ऑनलाइन लर्निंग किसको कहते हैं, या वर्चुअल लर्निंग, कि किसी बच्चे को जब हम किसी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो ये ऑनलाइन लर्निंग है या ई लर्निंग है। अब चीज़ें दोनों क्या हैं, एक दूसरे से सिमिलर हैं, रिलेट कर रही हैं। अलग अलग तो आपको पता था, लेकिन मैंने जब आपसे क्वेश्चन किया तो हर एक का अगला जो डिफरेंट आंसर था, लेकिन एक स्टूडेंट ने बताया कि सर ये कंटेम्प्रेरी लर्निंग और जो कनेक्टेड क्लासरूम है ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इसको कहते हैं रिलेशनल। अब अगले स्टेप पे बच्चा डिफरेंट चीज़ें जानता होता है और उनको रिलेट करना भी जानता है। अब उससे जो हाईएस्ट इसका लेवल आता है वो आता है कि बच्चा उसको क्रिटिकली इन्वेस्टिगेट करता है, एनालाइज करता है, जैसे इवेलुएशन में होता है। एनालिसिस के बाद वो उस अपनी इंफॉर्मेशन को जनरलाइज करता है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, नहीं हैं, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ साथ इसको किसी भी न्यू सिचुएशन में मैं कैसे जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ, इससे मैं उसको समझ के कोई न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएशन, मैं कोई क्रिएटिविटी या कोई भी नया कॉन्सेप्ट या आइडिया कैसे डेवलप कर सकता हूँ। तो ये आता है इसका लास्ट और फिफ्थ और लास्ट लेवल। इसको अब हम इसके लेवल्स को देखते हैं। सबसे पहले है प्री स्ट्रक्चरल। ये वो स्ट्रक्चरल है, बेसिक स्ट्रक्चर है, लेवल है जिसमें बच्चा किसी भी टॉपिक के बारे में बिल्कुल श्योर नहीं होता, उसे आंसर पता नहीं होता, और वो उसका अगर जवाब भी देता है तो इररेलेवेंटली देता है। उसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो वो जवाब देगा कि कंप्यूटर एक किताब का नाम है फॉर एग्जांपल। अब ये जो है टोटली उसने उसे पता ही नहीं है कंप्यूटर के बारे में और उसने टोटली इररेलेवेंट आंसर किया है। ठीक है, दूसरा है यूनी स्ट्रक्चरल। अब इसमें एक एस्पेक्ट समझेगा कि वो ये सिर्फ समझेगा कि कान का फंक्शन क्या होता है। कान का फंक्शन होता है सिर्फ सुनना, इसके अलावा कान जो है, कान के कितने कंपोनेंट हैं, पार्ट्स हैं, वगैरह वगैरह, कुछ भी उसे नहीं पता। देन आता है मल्टी स्ट्रक्चरल। मल्टी स्ट्रक्चरल जो है इसमें बच्चा एक क्वेश्चन या टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जानता है और उनको क्या कर सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसको होती है और वो बता सकता है। फोर्थ जो लेवल है वो होता है रिलेशनल। अब इसमें वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक ही टॉपिक के जानता भी होता है और उनको रिलेट भी कर सकता है। ठीक है, और फिफ्थ एंड लास्ट जो इसका लेवल होता है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, एक्सटेंशन किसको कहते हैं, एक चीज़ को किसी और जगह पे लेके जाना, फैलाना, फैलाओ। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं उसका जैसे बादाम होता है ना, उसका हम रोगन निकाल लेते हैं। ठीक है, जो मेन उसका कह लें कि जो हमें ज़रूरत होती है चीज़ उसमें से, तो वो हम उसका रोगन निकाल लेते हैं। थीम का, जी बिल्कुल। अब मतलब जो मेन थीम है वो हमने बादाम का रोगन निकाल लिया, बाकी 1 किलो बादाम में से आधी चटां की शायद मुश्किल से जो है वो रोगन उसका निकलता है, तो वो हमने अब ये क्या चीज़ है कि इतने लंबे टॉपिक को हमने क्या कर दिया, समंदर को कूजे में बंद करना, दो सादा लफ्ज़ों में, ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें बच्चा उस टॉपिक को एब्स्ट्रैक्टली जो है वो एक्सप्रेस कर पाता है, किसी भी टॉपिक को। ठीक है, उसके थीम को, मेन थीम को जो है 100 लाइंस का या पेजेस का एक चैप्टर या टॉपिक है, उसको 1-2 पेज पे वो क्या कर सकते हैं, कन्फाइन कर सकते हैं, मेन आइटम्स या आइडियाज़ वो बता सकता है। अब ये तो हो गए इसके 5 लेवल्स और इसकी सरफेस और डीप कैटेगरीज। अब इसका फंक्शन क्या है, इट सपोर्ट टीचर्स टू They explain the levels of growing complexity in learners' understanding of performance, task और subject। अच्छा, ये बच्चे की, किसी भी बच्चे की जो परफॉर्मेंस है
उसको मैयर करने के लिए कि एक बच्चा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बेसिकली ये दोनों जो टेक्सोनॉमीज़ हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या असेसमेंट के लिए यूज़ होती हैं दोनों टेक्सोनॉमीज़। तो अब बच्चे की परफॉर्मेंस क्या होगी किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो ये उस चीज़ को जज करने के लिए यूज़ की जाती है। इट सपोर्ट्स टीचर टू क्लासीफाई लर्निंग आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ देयर कम्प्लेक्सिटी, एनेबलिंग टीचर टू असेस स्टूडेंट वर्क इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वालिटी एंड डेप्थ एज अपोज टू क्वांटिटी ऑफ आइटम अचीव्ड। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर बुक में ये कौन सा पेज पे है जो आप पढ़ा रहे हैं अभी? जी ये कौन सा पेज पे है? जी किसी को पता है तो बता दें प्लीज़। ये 56 नंबर पेज है। 56 पे। ओके। जी अच्छा, अब सोलो टेक्सोनॉमी स्टार्ट में कुछ टाइम के लिए ये वहाँ पे यूज़ होती रही है हमारे पैक में यूनिस्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल और रिलेशनल, ये जो 3 इसके लेवल हैं ये असेस किए जाते रहे पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन में। तो पैक में जो है ये सोलो टेक्सोनॉमी इस्तेमाल होती रही है। जो 5वीं और 8वीं की पेपर सेटिंग जो पहले होती थी वो इस टेक्सोनॉमी की बेस पे होती थी। और जो 22 है हमारा वो जो है वो फॉलो करता है किसको, एब्सोल्युटली किसको करता है, वो कॉग्निटिव डोमेन को करता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के। अब जो रिसेंटली ट्रेंड चला हुआ है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन में 2 तरह की अब असेसमेंट हो रही हैं। आप शायद सबको पता होगा, एक असेसमेंट है स्कूल बेस्ड असेसमेंट और दूसरी है लार्ज स्केल असेसमेंट। जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है उससे मुराद ये है कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन पैक जो है वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक तमाम जो सब्जेक्ट हैं सारे ग्रेड्स के उनके क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता है। और हर स्कूल जो है उन क्वेश्चन पेपर जो आइटम्स हैं उनको लेकर क्वेश्चंस लेके हर सब्जेक्ट के उनसे अपना एक क्वेश्चन पेपर डेवलप करता है, उसको प्रिंट करता है और फिर रिज़ल्ट अपने स्कूल में ही ख़ुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और रिज़ल्ट भी ख़ुद तैयार करता है। पहले ऐसे था कि जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है पैक 2019 से पहले 2005 से लेकर 2019 तक पहली असेसमेंट पैक ने 2006 में की थी, 5वीं की, उसके बाद अगले साल फिर 8वीं की भी स्टार्ट कर दी थी। तो पैक पहले जो लेता था 2006 से ऑनवर्ड 2019 तक ये 5वीं और 8वीं सिर्फ 2 क्लासेस की असेसमेंट करता रहा है। अब जो है ये पैक कर रहा है ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक आइटम बैंक यानी MCQs और क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है तमाम ग्रेड्स के लिए। और दूसरी जो असेसमेंट है वो है लार्ज स्केल असेसमेंट। अब लार्ज स्केल असेसमेंट ये नई चीज़ आई है। पहले पैक मैंने जैसे बताया 5वीं और 8वीं का सिर्फ करता था, अब पैक 2 तरह से असेस कर रहा है जो ग्रेड 1 से लेकर 8 तक इनको। अब जो सेकंड असेसमेंट है ये उसी तरह ही है जैसे उसका पहले वाला था, एक स्ट्रक्चर चल रहा था उसका असेसमेंट का। इसमें 5वीं और 8वीं सिर्फ इन 2 जो है वो क्लासेस की असेसमेंट की जाती है, 5वीं की या 8वीं की। ठीक है, ये कैसे की जाती है? मसलन पंजाब के 36 अजला हैं तो 36 अजला में रैंडमली हर डिस्ट्रिक्ट से 50, 100, 150 स्कूल सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, रैंडमली यानी हर तहसील, एक डिस्ट्रिक्ट की 5 या 4 तहसीलें हैं तो हर तहसील में किसी में से 10, किसी में से 15, किसी में से 20 उसके साइज़ की बेस पे, स्कूल्स में कितने हैं उस बेस पे अब ये सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। उस सिलेक्शन के बाद उसमें से फिर जो क्लास होती है यानी जो 5वीं और 8वीं की क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट फ़र्ज़ करें हैं 30, तो पैक 10 या 12 स्टूडेंट या 15 मैक्सिमम, बस इतना ही। ठीक है, रैंडमली यानी कोई फ़िक्स लिमिट नहीं है कि हमने 10 ही लेने हैं या 15 ही लेने, रैंडमली लिए जाते हैं। फिर 5वीं और 8वीं में स्टूडेंट्स, अब उन स्टूडेंट के लिए जो पेपर बनाता है वो पैक खुद बनाता है, उनके लिए जो एग्ज़ामिनर सेलेक्ट करता है वो पैक खुद करता है, उनकी जो ऐसा यानी मार्किंग है, मेजरमेंट है वो भी खुद करता है पैक, और उसकी जो फ़ाइनल रिज़ल्ट है डिक्लेयर करना वो भी पैक खुद करता है। वो स्कूल्स के साथ, उस डिस्ट्रिक्ट के साथ, स्कूल क्लास के इंचार्ज के साथ शेयर नहीं किए जाते। ये सोली फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च है, यानी रिसर्च के लिए ये जो सेकंड असेसमेंट है लार्ज स्केल असेसमेंट ये की जाती है। क्यों की जाती है कि रिसर्च में बेसिक पर्पज़ क्या होता है? ये होता है कि जो हमने आइटम बनाए, जो हमारा सब्जेक्ट है,
उससे रिलेटेड क्या ये है कि नहीं, क्या हमारा जो पैक है वो सही तरह से असेसमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस पर्पज़ के लिए ये असेसमेंट की जाती है जिसको हम लार्ज स्केल असेसमेंट कहते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे भी सही वैसे पैक के चैप्टर में। तो सोलो टेक्सोनोमी जो अब मैं बता रहा हूँ कि ट्रेंड, इसमें अब सोलो टेक्सोनोमी में सोलो टेक्सोनोमी को पहले यूज़ किया जाता रहा और इसके ये 3 लेवल इसमें यूज़ होते थे, यूनी, मल्टी और रिलेशनल। आप में से कोई अगर आइटम डेवलपर है, एक स्टूडेंट है लेकिन वो इस वक्त इंटरव्यू सेशन ज्वाइन किया उन्होंने, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वरना वो पे आपको बताती। तो पैक जो है वो इस वक्त ब्लूम टेक्सोनोमी को फॉलो कर रहा है। ये इसके डिफरेंट लेवल हैं, आई थिंक इनमें कोई इशू नहीं होगा। इसके सोलो और ब्लूम दोनों के मैंने स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की जितना मुझसे हो सकता था। अब इनके डिफरेंसेस क्या हैं ब्लूम टेक्सोनोमी और सोलो के। अब सोलो में अगर आप देखें तो ये जो एक हायरार्की है। सर जी जी सर वो मेरे एक दोस्त गया हुआ है एटम डेवलपर लाहौर, उनकी ट्रेनिंग हो रही है और कल जो उनका था ना सर क्लास वर्क, जी जी उसने मुझसे शेयर किया है ना, तो वो उसको मैंने रात को कुछ बना के भी दिए हैं। जी तो जी वो सर मैं फिर आपको शेयर कर दूंगा कि वो क्या क्या डिमांड कर रहे हैं ना और क्या क्या फोकस किस चीज़ पे करते हैं। उन्होंने ये नॉलेज, कंप्रिहेंशन और एवेल्युएशन को जो है ना फोकस किया उनके 3 चीज़ों पे। जी तो जी वो उनका जो क्राइटेरिया थैंक यू दिया है ना सर। सर, स्क्रीनशॉट उसने मुझे भेजा है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको मुझे अभी तो उससे व्हाट्सएप कर सर दे, मैं गाइडेंस मिल साथ जाएगी देख लूँगा। मैं आप ना ये जो एकेडमी वाला नंबर है ना उस पर मैसेज करें, व्हाट्सएप शेयर कर दें। दूसरा सेल मेरे पास नहीं है पर्सनल वाला नंबर, तो इस पर शेयर कर दें, मैं चेक कर लेता हूँ। बहरहाल ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड कर लें कि ब्लूम यूज़ हो रही है हमारे पैक में। फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन में ये बात आपको मिलेगी कि सोलो टेक्सोनोमी यूज़ हो रही है पैक के लिए, तो अपनी दुरुस्तगी यहाँ पे कर लीजिएगा क्योंकि अब जो है वो पैक भी ब्लूम टेक्सोनोमी पे आ चुका है। जी, डिफरेंस जैसे मैं बता रहा था कि एक हायरार्की है और ये हायरार्की या लेवल एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, यानी हर आने वाला लेवल पहले वाले लेवल से एडवांस है, ठीक है, और एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी देखिएगा। अब ब्लूम और सोलो का आपस में डिफरेंस देखते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी इज जस्ट लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज़, यानी एक टीचर को पता होता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बच्चे को पता होता है मेरे SLOs क्या हैं, तो टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज सजेस्ट करती है ब्लूम टेक्सोनोमी। जबकि सोलो है ये इसकी बेस पे हम प्लानिंग नहीं करते। ये याद रखिएगा कि लेसन प्लानिंग के लिए ब्लूम टेक्सोनोमी हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो हम कॉग्निटिव डोमेन को मेजर करने जा रहे हैं या कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा लेवल इसी तरह अफेक्टिव है या साइकोमोटर डोमेन। मसलन हम पढ़ा रहे हैं कि हमदर्दी, इसार फ़र्ज़ करें, ये इस तरह के टॉपिक्स हैं, एटिकेट्स, सोशल नॉर्म्स। अब ये अफेक्टिव डोमेन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ब्लूम टेक्सोनोमी का कौन सा डोमेन हम मेजर नहीं कर रहे अपने एजुकेशनल सिस्टम में किसी भी लेवल पे, पैक है या बाइस है या नियास है? जी सर हाँ जी, इफेक्टिव हम नहीं कर रहे। तो मॉडल फॉर, ये सिर्फ जो सोलो है ये असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मॉडल फॉर मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल इन एन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्नड इन्फॉर्मेशन, यानी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग की जो कम्प्लेक्सिटी है उसका एक इंक्रीजिंग लेवल है, हर स्टेप का, हर स्टेप पहले वाले से एडवांस है या कम्प्लेक्स है। ब्लूम थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, यानी ये 3 चीज़ों को एड्रेस करती है ब्लूम टेक्सोनोमी। नॉलेज को, इसमें मैंने बताया था कि नॉलेज के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को, कम्प्रिहेंशन को, इसके साथ साथ माइंड को, कॉग्निशन को, इंटेलेक्चुअल स्किल्स को, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को, ये सारे वर्ड्स जो है कॉग्निटिव के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह वैल्यूज़ के लिए या आप कह लें कि अफेक्टिव डोमेन के लिए वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, हैबिट्स है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, फीलिंग्स हैं, ये सारी की सारी अफेक्टिव डोमेन से रिलेट करती हैं चीज़ें। उसके बाद है प्रैक्टिकल स्किल्स, इसका दूसरा नाम कोग्निटिव डोमेन भी है, ये साइकोमोटर डोमेन से है। फिजिकल परफॉर्मेंस, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल टास्क, प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस, शोइंग, ये चीज़ें जो है किस चीज़ से रिलेट करती हैं, ये करती हैं साइकोमोटर डोमेन से। तो ये 3 एरियाज़ इसके हैं, 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं। जबकि जो सोलो है ये टीचिंग और लर्निंग के से रिलेटेड थ्योरी है और उसको असेस करती है, टीचिंग और लर्निंग को सिंपली असेस करती है, एक्सप्लिसिटली यूज़फुल फॉर जजिंग द आउटकम। ये एक ऐसी थ्योरी है
जो कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, आउटकम्स को जज करने के लिए। देयर इज़ नो नेसेसरी प्रोग्रेशन इन द मैनर ऑफ टीचिंग और लर्निंग। अब इसमें प्रोग्रेशन नहीं है, यानी एक लेवल दूसरे लेवल से रिलेट नहीं कर रहा, यानी जैसे इसमें कर रहा है सोलो में कि बिल्कुल नहीं पता, एक का पता है, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स का पता है, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स का पता भी उनको जोड़ भी सकता है और उनका निचोड़ भी निकाल सकता है। अब ये प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन से मुराद ये है कि यके बाद दीगरे उसकी कम्प्लेक्सिटी में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के तीनों डोमेन्स में ये चीज़ नहीं है, जबकि सोलो में है। ये तो हो गया इनका बेसिक डिफरेंस है। अब इसके अलावा इनके यूजेस, ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है या सोलो टेक्सोनॉमी है, इनके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये अभी हम देखने जा रहे हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि मैं पूछूंगा, तो कौन मुझे बताएगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के इस्तेमालात क्या हैं? कुछ तो मैंने अभी बता भी दिए। जी प्लीज़। जी, आप में से कोई बताना चाहे? जी जी, नंबर 1 आइटम डेवलपमेंट के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, एक इम्पोर्टेंट, कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हम बनाते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में हम जो है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरे होते हैं कंपोनेंट। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशनल असेसमेंट हम कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं वो कौन सी टेक्सोनॉमी के कौन से डोमेन या कौन से एरिया या कौन से लेवल्स होते हैं? कोई बताना चाहे तो। जी सर कॉग्निटिव डोमेन के होते हैं। जी, कौन से? नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन। सर मैं बताऊं इसका आंसर? जी बताएं। सर ये ब्लूम और सोलो टेक्सोनॉमी में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हम चेक कर सकते हैं सिर्फ ब्लूम से, और जो ब्लूम टेक्सोनॉमी 2 चीजों के गिर्द घूम रही है, टीचिंग और लर्निंग में। टीचिंग में टीचर का लेसन प्लान आ जाता है, स्टूडेंट का उसमें स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स आ जाती हैं। जितनी भी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो हम ब्लूम से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो सोलो है वो बेसिकली स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। जी जी, मेरा सवाल ये था, जो स्टूडेंट की जी जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बात हम कर चुके हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी है और परफॉर्मेंस सोलो है। सवाल मेरा ये था कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है या सोलो टेक्सोनॉमी है, हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जब डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन से इनके लेवल यूज़ कर रहे हैं? ये मैं अभी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, पैक के उसमें, सॉरी, जो 22 का एग्ज़ाम होता है उसमें। जी, इस सवाल का भी जवाब आप दे दें प्लीज़। जी सर दोबारा सवाल सर नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन। सर इसमें सवाल मेरा ये है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होते हैं। यस, कितने % होते हैं? कोई ये भी बता दे प्लीज़। नॉलेज 70% होता है नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन 20%, एप्लीकेशन 10%। 1 by 1 जी, रिपीट करें। नॉलेज 70% और कॉम्प्रिहेंशन 20, जी एप्लीकेशन 10%। जी, थैंक यू सो मच। तो ये आप मतलब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते वक्त, या आप यूँ समझ लें सिंपली, ये पहला पॉइंट है, उसकी जस्टिफिकेशन है कि टेस्ट डेवलपमेंट के लिए हम कौन सी टेक्सोनॉमी यूज़ करते हैं। सोलो भी करते हैं, ब्लूम भी करते हैं टेस्ट डेवलपमेंट के लिए। अब दूसरा इसका इस्तेमाल, 3 से 4 इस्तेमाल दोनों के बता दें, उसके बाद इंशाल्लाह अगला टॉपिक। जी जल्दी से। ब्लूम का पहला इस्तेमाल हो गया आइटम डेवलपमेंट के लिए। कुछ हमने इनके डिफरेंसेस जो पढ़े हैं यहाँ पे भी हमने बात की है। जी जल्दी से। टेस्ट को फार्मूलेट करने के लिए और एवेल्युएट करने के लिए। जी, टेस्ट को फार्मूलेट करने के लिए और इवेलुएट करने के लिए, ये पहला पॉइंट तो हो गया कि हम जो असेसमेंट करते हैं वो आइटम डेवलपमेंट के लिए ये यूज़ होती है। इसके अलावा आप बताएं। जी जी प्लीज़। सर इसको हम क्लासरूम में भी तो अप्लाई कर रहे होते हैं। जी वही ब्लूम बताएं ना, टेक्सोनॉमी को वही बताएं जब कैसे बच्चे को करते हैं। टीच कर रहे होते हैं। जी यानी यहाँ पे ये बात कही जा सकती है कि हम लेसन प्लानिंग के लिए भी ब्लूम टेक्सोनॉमी को क्या करते हैं, यूज़
करते हैं। ठीक है, लेसन प्लानिंग के लिए भी हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को यूज़ करते हैं। जी, ये जी मैं कॉपी कर रहा था सर, एक तो मैं इसलिए पॉइंट बताऊं। जी जी बताएं। जी सर, ब्लूम टैक्सोनॉमी बेसिकली हायरार्की स्ट्रक्चर है और जो सोलो है इसमें हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करते हैं। जी, हायरार्की है और सोलो जो है वो उसमें हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करते हैं, मतलब डीप टू सरफेस टू डीप जाते हैं हम इसमें यस, सोलो में। सरफेस टू इसका डीप बेसिक जाते हैं। कॉन्सेप्ट जी ये है। जी, थैंक यू सो सरफेस मच टू जी। डीप जाते हैं और इसमें अननोन टू नोन जाते हैं, थैंक यू, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये थैंक यू सो कॉन्सेप्ट है मच। इसका। यूजेस ऑफ ब्लूम, ये मैंने इसमें एडिशन की थी, ये सेकंड एडिशन में भी शायद इसके ये यूजेस वाला नहीं होगा, लेकिन जो थर्ड एडिशन आएगा उसमें शायद ये मौजूद होगा। तो मैं वहाँ से कॉपी कर रहा था यहाँ पे स्लाइड्स में। यूजेस ऑफ ब्लूम, ब्लूम टैक्सोनॉमी करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है, यानी हर करिकुलम जो है वो बेस करता है, या आप कह लें कि हार्ट ऑफ करिकुलम वो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी करिकुलम के। अब करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हम कहाँ से लेते हैं कि मसलन इस्लामिक स्टडी है, उर्दू है, इंग्लिश है, पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर हम कंटेंट डेवलप करते हैं करिकुलम के अंदर उसकी बेस पे, ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे। अब ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हम इन्हीं टैक्सोनॉमी से लेते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी से लेते हैं। नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, यानी बच्चे के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, कैरेक्टराइजेशन है, ये अफेक्टिव डोमेन का फ़र्ज़ करें। इसी तरह बच्चा जो है वो एवेलुएट कर सके किसी भी नॉलेज को, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पावर या स्किल्स डेवलप हों। अब ये इवेलुएशन है, कॉग्निटिव डोमेन का लास्ट लेवल है। इसी तरह बच्चा किसी भी प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म भी कर सके और नए जो है प्रैक्टिकल टास्क उसको करने के नए नए तरीके ख़ुद से ढूंढ सके। अब ये भी ओरिजिनेशन है, लास्ट लेवल है साइकोमोटर डोमेन का। तो यानी ये ऑब्जेक्टिव है। तो करिकुलम जो है वो उसको डिज़ाइन करने के लिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये मैंने इसकी जस्टिफिकेशन आपको दे दी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे अगर आप बताते हैं कि कैसे, आप बताते हैं कि करिकुलम बनाने के लिए, तो आपसे पूछा जा सकता है कैसे, तो आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं। देन है फ्रेम लेसन। अब हर लेसन के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब आप अपनी लेसन प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप ये जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं तो इसकी असेसमेंट हमारे करिकुलम में या वैसे किस लेवल की होनी है। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आप अपना लेसन प्लान तश्कील देते हैं या तरतीब देते हैं। प्लान एंड डिलीवर अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन, आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को अप्रोप्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। डिज़ाइन वैलिड असेसमेंट टास्क एंड स्ट्रेटजीज़, ये इससे हम सब वाकिफ़ हैं कि असेसमेंट को वैलिड करने के लिए और आइटम डेवलपमेंट के लिए या असेसमेंट पर्पज़ के लिए ये टैक्सोनॉमी यूज़ की जाती है। इंश्योर द इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट आर अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव्स। अब ये इस चीज़ को, जैसे ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की तरफ पॉइंट जा रहा है कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो हमारी यानी इंस्ट्रक्शन है और हमारी जो असेसमेंट है, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आइटम्स डेवलपमेंट के लिए, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के लिए और बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए कि टीचर को पता है कि मैं ये चीज़ जज करने जा रहा हूँ, अगर नहीं हो रही तो वो फीडबैक दे सकता है, तो फीडबैक देने के लिए। एंड डिफ्रेंशिएट एंड इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग, इंस्ट्रक्शन और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंट इसके यूजेस थे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा या अगर कहेंगे तो मैं आप बना के इसका आपको शेयर कर दूंगा। देन है यूजेस ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी, ये मैंने कहीं कॉपी किया तो है, अच्छा चलें ये आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। जी, यूजेस ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी। सोलो टैक्सोनॉमी जैसे अभी बात हुई है कि ये बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको जज करने के लिए यूज़ की जाती है कि बच्चे ने किसी टास्क को अंडरस्टैंड करने के बाद क्या वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है या नहीं। जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ टास्क एंड डिफ़िकल्टी ऑफ अ टास्क। किसी भी टास्क की कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटी को और उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी ऑफ अ टास्क को अंडरस्टैंड करना और उस टास्क को, जैसे हमने 5 इसके लेवल्स पढ़े हैं, तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है उसको और जो टास्क है उसकी परफॉर्मेंस। अब यानी बच्चा अंडरस्टैंड करेगा तभी जाके वो परफॉर्म कर सकेगा, अगर अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा
अगर अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा तो वो उसको परफॉर्म कैसे कर सकेगा। दूसरा है बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ असेंडिंग कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटी। अब इसमें जैसे हमने अभी बात की है कि उसमें प्रोग्रेशन है, यानी पहला लेवल बिल्कुल आप कह लें कि लो कैटेगरी का है, सरफेस कैटेगरी का है, और जो इसका फिफ्थ लेवल है वो हाईएस्ट कैटेगरी का है। बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ असेंडिंग कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटी, सोलो हैज़ हायर इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इसमें इंटर रेटर रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। इंटर रेटर किसको कहते हैं जी, कोई बता सकता है? इंटर रेटर रिलायबिलिटी जी सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर सिमिलर टेस्ट given to the different students at the same time. Similar test given to different student At the same time. जी, इसको हम कहते हैं इंटर रेटर रिलायबिलिटी। यानी आपका टेस्ट है, आप जो है वो आप देते हैं डिफरेंट स्टूडेंट को सेम टाइम के अंदर, तो ये आपकी जो रिलायबिलिटी की टाइप है ये इंटर रेटर है। तो सोलो की जो इंटर रेटर रिलायबिलिटी है ये हाई होती है, जबकि ब्लूम की लो होती है। सोलो इज़ रिसर्च या एविडेंस बेस्ड, ये इसकी इम्पोर्टेंस थी। अब इसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं? इस्तेमाल सोलो के बिल्कुल उसी तरह ही हैं। ये बच्चे की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, ये टेस्ट आइटम डेवलप करने के लिए, ये किसी भी टेस्ट आइटम की जो वैलिडिटी या रिलायबिलिटी है या उसका आप कह लें कि बैलेंस टेस्ट बनाने के लिए सोलो टेक्सोनोमी यूज़ की जाती है। इस पे इतना इंटरव्यू में आज तक फोकस नहीं किया गया सोलो के ऊपर। ब्लूम चूँकि इन प्रैक्टिस ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो इसलिए ब्लूम टेक्सोनोमी के ऊपर फोकस नॉर्मली ज़्यादा होता है, और स्पेशली उसके कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर। अब उसके बाद मेजरमेंट हम क्यों करते हैं? कोई बता सकता है कि हम मेजरमेंट क्यों करते हैं या असेसमेंट हम क्यों करते हैं? सबसे पहला पर्पज़ मैंने आपको बताया था स्टार्ट में इस चैप्टर के, कि क्लासरूम जो असेसमेंट है वो हम इसलिए करते हैं कि, कौन बताएगा? क्लासरूम असेसमेंट हम क्यों करते हैं जी? इंस्ट्रक्शन और लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। यस, हम क्लासरूम के अंदर, यानी ये कौन सी कैटेगरी होगी, कौन सी अप्रोच होगी? 3 अप्रोचेज़ हैं असेसमेंट की: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्लासरूम वाली असेसमेंट कौन सी होगी, कौन बताएगा जी? असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में कौन सी कैटेगरीज आती हैं? रेडीनेस टेस्ट आता है, प्लेसमेंट असेसमेंट आती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट आती है। ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। अब ये पहला पर्पज़ हो गया असेसमेंट का। दूसरा जो असेसमेंट का पर्पज़ है वो क्या होगा, कौन बताएगा जी? सर दूसरा पर्पस वैल्यू जजमेंट, सेल्फ रेगुलेशन होती है और सेल्फ असेसमेंट होती है। नहीं वो ठीक है, आप जनरल हम चलें, ये भी अच्छा पॉइंट है कि असेसमेंट जो है कोई इंडिविजुअल अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रोग्रेस को चेक करने, प्रोग्रेस सर अपने ही चेक वर्क करने को के लिए, yes, अपने ही वर्क को एनालाइज करना, अपने ही वर्क को असेस करना। यस, अपने वर्क को चेक करने के सर लिए, क्लास बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स को इवैल्यूएट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को हमारे इवैल्यूएट क्लास करने के बेस्ड ऑब्जेक्टिव लिए। यस, थैंक यू। क्या हमारे, ये तीसरा पॉइंट है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं कि नहीं है? ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट को जज करने के लिए। चौथा पॉइंट आ गया स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। पांचवा पॉइंट है जजमेंट ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस। ये एवेल्युएशन की डेफिनेशन है, किसी भी प्रोसेस की क्वालिटी को, कि क्या क्वालिटी प्रोडक्शन है या नहीं है। छठा पॉइंट है रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स। पेरेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए, जो कि हम स्कूल असेसमेंट की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए भी हम असेसमेंट करते हैं। सातवां पॉइंट है मोटिवेशन के लिए, कि बच्चा मोटिवेट होगा असेसमेंट के बाद। जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा वो मोटिवेट होगा, और जो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा, आठवां पॉइंट है, उस बच्चे को अपनी सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ एनालिसिस पे गौर करने का टाइम मिलेगा। और नौवां और आखिरी पॉइंट यहाँ पे है प्लेसमेंट डिसीजंस। हम किस बच्चे को किस ग्रेड में प्लेस करना है, किसको प्रमोट, डिमोट या रिटेन रखना है किसी भी ग्रेड में, क्लास में, सब्जेक्ट में, तो ये भी हम असेसमेंट या एवेल्युएशन से देखते हैं। ठीक है, हमने बात की है कि असेसमेंट जो है ये टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्लास के अंदर डिसीजन लेने के लिए, स्टूडेंट की मोटिवेशन के लिए, स्टूडेंट की सेल्फ रेगुलेशन के लिए, पेरेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए,
और इसके साथ साथ स्टूडेंट की आपस में जो क्लासिफिकेशन है, डिफ्रेंसिएशन है, वो करने के लिए, सिलेक्शन डिसीजन के लिए हम असेसमेंट या इवेलुएशन करते हैं। इसके स्टेप्स को छोड़ें, फेजेस ऑफ इवेलुएशन पे आ जाते हैं। ये हमने पहले पढ़े हुए हैं, टाइप्स ऑफ इवेलुएशन। फेजेस ऑफ इवेलुएशन पे हम आ जाते हैं। 3 फेजेस होते हैं इवेलुएशन या असेसमेंट के। ये प्लानिंग, प्रोसेस और प्रोडक्ट फेज़। प्लानिंग में मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरा कंटेंट कौन सा है, ठीक है, तो ये पहला फेज़ होता है। फर्स्ट फेज़ में इसमें हम देखते हैं सिचुएशन को कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन सी टेक्निक, मेजरमेंट टेक्निक मैंने यूज़ करनी है, और मेरे पास जो है वो कंटेंट कौन सा है। तो प्लानिंग मुकम्मल हो जाती है। देन आता है प्रोसेस फेज़। अब इस प्रोसेस, अब मैंने कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा कंटेंट है, ये मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने करना है। तो प्लानिंग मुकम्मल हो गई। अब इसमें उसने अपने ऑब्जेक्टिव और कंटेंट के अकॉर्डिंग टेस्ट बना लिए। फिर वो क्या करता है, टीचर स्कूल में, क्लास में, वो जिस डेट को उसने असेसमेंट करनी है उस सेकंड स्टेप पे आ जाता है। अब वो बच्चों को पेपर दे रहा है, बच्चे पेपर कर रहे हैं, पेपर हो रहा है, तो ये प्रोसेस फेज़ कहलाता है, जिसमें असेसमेंट कंडक्ट की जाती है, इवेलुएशन जिसमें कंडक्ट की जाती है, ये दूसरा फेज़ है। थर्ड एंड लास्ट फेज़ आ जाता है, इसमें एनालिसिस की जाती है। यानी सबसे पहले इसमें मेजरमेंट होगी, मेजरमेंट के बाद फिर उसकी हम क्या करते हैं, उसको एनालिसिस या इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, या रिज़ल्ट्स जो हमारे पास आते हैं। तो ये 3 फेज़ होते हैं। पहले फेज़ में टेस्ट डेवलपमेंट है। हमेशा याद रखिएगा कि टेस्ट डेवलपमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्डाइज मेथड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, और अगर हम नॉन स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से जिसका जो दिल करे, एक ही ऑब्जेक्टिव्स के 99 क्वेश्चन दे दे और बाकी जो है ना दे, बिल्कुल ही ना दे, अपनी मर्ज़ी से जो जिस तरह से मर्ज़ी वो चलता रहे, वो नॉन स्टैंडर्डाइज ही होता है। तो 3 इसके फ़ेज़ हैं। पहले फ़ेज़ में वो प्लानिंग करेगा, पेपर बनाएगा, दूसरे में पेपर कंडक्ट करेगा, तीसरे में उसकी मार्किंग करके रिज़ल्ट शेयर करेगा, अनाउंस करेगा, इंटरप्रेट करेगा, डिसीजन लेगा। 3 जो है इसके फेजेस होते हैं वैल्यूएशन के, प्लानिंग, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट फेज़। देन है आइटम डेवलपमेंट। इसको भी आप छोड़ें कि आइटम डेवलपमेंट, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए, आप में से किसी का एक्सपीरियंस हो आइटम डेवलपमेंट का, तो उनको तो खैर आप खुद ही पता होता है, या कि आइटम किसको कहते हैं। आइटम कहते हैं आपके पेपर में जो सवाल होता है, उस सवाल के जितने ऑप्शंस होते हैं, उसका जो जवाब होता है, दुरुस्त जवाब होता है, जो डिस्ट्रक्टर होते हैं, इसके साथ साथ आपकी जो आइटम के अंदर जो स्कोरिंग स्कीम है कि आप इस सवाल के इतने नंबर हैं, इसके इतने नंबर हैं, ठीक है, और उसके अंदर उसका उस सवाल का ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आइटम। हम वैसे नॉर्मली ये समझते हैं कि आइटम किसी क्वेश्चन को कहते हैं, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि आइटम किसी सवाल का नाम है। नो डाउट ये सवाल ही होता है, लेकिन उस सवाल के साथ ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रही होती। मसलन मैं एक सवाल बनाता हूँ कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं। अब ये बच्चे की सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 1 है। अब ये उसके जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, कॉग्निटिव डोमेन के, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं जी, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, नॉलेज में आ गई। यस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, उनके नाम बताएं, फिर Comprehension. Application. जी, Comprehension. यस नॉलेज ही है फिर भी। जी, क्योंकि सर मेमोराइज करना है ना इसमें, तो नॉलेज ही है ये भी। यस, ये नॉलेज है, नॉलेज है। ये भी नॉलेज है। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, उनके नाम ही पूछे जा रहे हैं ना, आगे डिटेल आपसे नहीं पूछी जा रही, ठीक है। अब ये सवाल इस तरह के हैं। अब ये सवाल है पूछा गया ना, इसका ऑब्जेक्टिव था कोई ना कोई, ठीक है। अब इसकी मार्किंग स्कीम भी होगी, इसका कोई ना कोई नंबर भी होगा, ठीक है, इसका दुरुस्त जवाब भी है। तो एक सवाल, उसके ऑब्जेक्टिव सवाल, उसका दुरुस्त जवाब और उसके मार्क्स, ये कलेक्टिवली हमारे क्या होते हैं, आइटम कहलाते हैं। अ जनरल टर्म रेफरिंग टू अ क्वेश्चन, प्रॉब्लम, चॉइसेस, ऑप्शंस, करेक्ट आंसर्स, स्कोरिंग स्कीम एंड आउटकम्स यूज्ड इन अ टेस्ट इज कलेक्टिवली नोन एज आइटम। व्हाट इज़ आइटम बैंक? पीपीएससी के पास हमारे हर सब्जेक्ट के हज़ारों की तादाद में सवाल मौजूद हैं, क्वेश्चन मौजूद हैं। और ये बात एक बड़ी अजीब सी आप सुनेंगे कि पीपीएससी जिस वेबसाइट से, पीपीएससी का आइटम डेवलपर जिस वेबसाइट से, जिस मार्केट की किताब से सवाल उठाता है, वो उसका वही जवाब लिखता है जो उस वेबसाइट के ऊपर या उस बुक के ऊपर है।
अगर आपको बिल्कुल सही जवाब आता है, फ़र्ज़ करें मिसाल मैं देता हूँ कि आप क्वालिफाइड बीएड एमएड पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सोलो टेक्सोनोमी के आज तक 4 लेवल ही मिलेंगे, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, हालांकि उसके 5 हैं, अंडरस्टूड है, लेटेस्ट सारी बुक्स में यही है। अब फ़र्क जो आइटम बैंक पुराना पीपीएससी के पास फ़र्ज़ करें क्वालिफाइड बीएड का पड़ा है, ठीक है, अब उसने टेस्ट आइटम या उसके पास पुरानी ही बुक है, उसने जब बनाना है तो उसने वही जवाब ही अपनी की में लिखना है जो जवाब उस बुक के अंदर। एक दो दफ़ा ऐसे हुआ है कि पीपीएससी ने जो है आंसर नहीं, सुन ले मैं बता रहा हूँ, पीपीएससी जी सुन ले ना। अब पीपीएससी ने जो है की शेयर की थी 2016 में एक दो पेपर की, अब उसमें हर पेपर के अंदर 8-10 मिस्टेक्स, ठीक है, यानी वो क्यों था, उसकी वजह यह थी कि आइटम डेवलपर ने जहाँ से पेपर लिया, कॉपी किए क्वेश्चन, उनके आंसर भी सेम और जो ऑप्शन थे उसी तरतीब के साथ उसने वो भी पेस्ट किए हुए थे पेपर में। अब भी जो पेपर हुआ है ये कुछ बेहतर था, इसमें जो है ना एग्जामिनर ने अपनी मतलब ये है कि अपनी लैंग्वेज में कोई बात वही थी जो हमने पढ़ी हुई थी पहले, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज में पूछा है। बात करने का मकसद ये है कि वो जी एक्सक्यूज मी सर, जी तो फिर रेट नहीं कर सकते इनके खिलाफ? हाँ मैं बता रहा हूँ। अब उस पेपर में ये चैलेंज हुआ था, पेपर चैलेंज हुआ था कि आंसर की गलत है, फिर उस बेस पे उन्होंने जो है एक नंबर आई थिंक कुछ मार्क्स एडिशनल भी दिए थे सबको, तो मेरिट डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह से। तो बात करने का मकसद ये है कि अब उनके पास कोई वो वैलिड सोर्स नहीं है कि यहाँ से वो लें, हाँ वो टेक्स्ट बुक लें किसी यूनिवर्सिटी की, वहाँ से वो क्वेश्चन बनाएं, लेकिन इतनी मेहनत करता कोई नहीं है। जो आइटम डेवलपर होते हैं वो किसी वेबसाइट से उठा लिया या किसी मार्केट की बुक से पकी पकाए चावल मिल गए, उन्होंने कॉपी पेस्ट कर ली, ये होता है नॉर्मली हमारे यहाँ। बहरहाल होना नहीं चाहिए, इसी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट का बेड़ा जो है वो फिर बेचारों का पार नहीं हो पाता, उनको सही बात आती है और वो सही जो है वो जो दुरुस्त जवाब है उसका इंतखाब करते हैं, बुक में जो है उसकी गलत की होती है, जो गलत जो बुक पढ़ रहे होते हैं, जिन्होंने रटा लगाया होता है, एक दो दफ़ा बुक पढ़ी होती है, उनको तो साफ ज़रा वही जवाब पता होता है कि ये होते हैं, वो पास हो जाते हैं। फिर बाद में हैरान होते हैं कि यार मैंने तो इतना पढ़ा था और उसने पढ़ा ही कुछ नहीं था, वो पास हो गए। खैर ये भी एक अलमिया है हमारे असेसमेंट सिस्टम का स्टैंडर्डाइजेशन ना होने की वजह से। तो आइटम बैंक की हम बात कर रहे थे, बात दूसरी साइड पर चली गई। तो जो आइटम मेंटेन रखे जाते हैं, स्टॉक किए जाते हैं, सेव रखे जाते हैं, जैसे हम बैंक में पैसे सेव रखते हैं अपने, तो इसी तरह हर सब्जेक्ट के डिफरेंट कैटेगरीज में सब्जेक्ट के क्वेश्चन, उनके आंसर्स, ऑप्शन, दुरुस्त जवाब, आंसर कीज़, ये सेव की जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आइटम बैंक कहते हैं। आइटम पूल भी एक टर्म यूज़ होती है कि आइटम पूल से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें जो एक सब्जेक्ट है एजुकेशन के जो आइटम बैंक हैं उसके 5 से 7 डिफरेंट पूल हैं, यानी पूल 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस तरह से आगे हैं बने हुए पूल एक सब्जेक्ट के अंदर। तो अब उसमें से पूल 1 में से फ़र्ज़ करें वो 20 क्वेश्चन ले रहा है, तो आइटम पूल से मुराद एग्रीगेट ऑफ आइटम फ्राम विच अ टेस्ट आइटम आर सेलेक्टेड ड्यूरिंग टेस्ट डेवलपमेंट। तो उस पूल से वो कितने क्वेश्चन ले रहा है? पूल 1 से, 2 से, 3 से, 4, यानी सेट बने हुए हैं 8-10, तो एक सेट को समझ लें पूल है, तो उसमें से वो कितने क्वेश्चन ले रहा है? द एग्रीगेट ऑफ द आइटम फ्रॉम विच अ टेस्ट आइटम आर सेलेक्टेड ड्यूरिंग टेस्ट डेवलपमेंट इज कॉल्ड आइटम पूल। अब उसके बाद है आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस में यहाँ पे चूँकि इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू में आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछी जानी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइटम एनालिसिस से मुराद ये है कि हमारा जो आइटम है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है, याद रखिएगा, पर्पस होता है आइटम एनालिसिस का। आइटम के बारे मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ आइटम, आइटम क्या होता है। सिंपली आप ये समझें कि क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सिंपली। लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव उस सवाल का, वो सवाल ख़ुद, उस सवाल के जवाबात और उसकी मार्किंग, ठीक है, उसका स्कोर कितना है, उसका वेटेज कितना है, ये 4 चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? आइटम कहलाती हैं। अब ये जो आइटम है यानी क्वेश्चन, यहाँ पे आप ये समझें कि वो हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ये हमारा जो आइटम है, इसको एनालिसिस में एनालिसिस किस चीज़ को कहते हैं कि उसका पर्पस क्या था, क्या वो उसको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसका एनालिसिस हम नॉर्मली एनालिसिस के मीनिंग में लेते हैं इस चीज़ को। एनालिसिस ऑफ द आइटम ऑफ अ टेस्ट मीन्स वेदर दे आर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट आर नॉट। क्या हमारे जो आइटम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हम 3 तरह से करते हैं आइटम एनालिसिस। पहला जो है आइटम एनालिसिस में स्टेप, वो हम कहते हैं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। हमारे आइटम का या क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल है वो
किस तरह का है। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन से मुराद ये है कि क्लास में डिफरेंट कैटेगरीज़ के स्टूडेंट होते हैं, कुछ लो कुछ हाई अचीवर। अब क्या ये लो और हाई अचीवर को डिफ्रेंशिएट करता है? मैं लो और हाई अचीवर के बारे में अभी बताता हूँ, इसका यहाँ पे मतलब क्या होता है। वैसे तो हमें पता है जिनके स्कोर ज़्यादा होते हैं वो हाई अचीवर हैं, जिनके कम होते हैं वो लो अचीवर हैं, लेकिन इसका यहाँ पे एक और तरह से इसको लिया जाता है हाई और लो अचीवर को। थर्ड कैटेगरी है इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर। जब हम एमसीक्यूज़ लेते हैं तो उस एमसीक्यूज़ में हमारे जो डिस्ट्रक्टर होते हैं, यानी जो एक दुरुस्त जवाब होता है, जो दुरुस्त जवाब के साथ जो ऑप्शन होते हैं उनको हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं, बल्कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब वो डिस्ट्रक्टर वो कितने इफेक्टिव हैं, डिफ़िकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन और इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर, ये तीन जो है वो कंपोनेंट हैं आइटम एनालिसिस के। अब आइटम एनालिसिस का जो पहला कंपोनेंट है आइटम डिफ़िकल्टी है। आइटम डिफ़िकल्टी को हम जो है डिफ़िकल्टी लेवल या फैसिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर इसको फैसिलिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। आइटम डिफ़िकल्टी या डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम को फैसिलिटी इंडेक्स कहा जाता है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन पावर, तीसरा इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर। बहुत आसान है। मैंने एक पेपर कंडक्ट किया अपनी क्लास में एजुकेशन का, फ़र्ज़ करें 11वीं जमात में। तो अब MCQs ऑब्जेक्टिव पेपर था। ऑब्जेक्टिव पेपर लेने के बाद मेरे फ़र्ज़ करें उस जो मैंने टेस्ट बनाया उसके अंदर 20 जो है वो सवाल थे MCQs में। याद रखिएगा कि फैसिलिटी इंडेक्स या हम बात करें आइटम की, पेपर एनालिसिस की हम बात नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हम पेपर एनालिसिस की बात नहीं करें, हम आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस से मुराद ये है कि हर क्वेश्चन का एनालिसिस हम करेंगे, हर सवाल का एनालिसिस हम करेंगे। अब हर क्वेश्चन का एनालिसिस जब हम करेंगे, यानी अलग अलग 20 सवाल हैं तो 20 एनालिसिस हमें या 20 कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगी, ना कि सिर्फ एक ही कैलकुलेशन। ठीक है, ये एक चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब फ़र्ज़ करें जैसे मैं बताया कि मैंने टेस्ट लिया, 20 सवाल पे मुश्तमिल मेरा ऑब्जेक्टिव MCQs बेस्ड टेस्ट है। ये टेस्ट जब मैं ले लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं मार्किंग कर लेता हूँ। मार्किंग करने के बाद मैं उसकी तरतीब दे लेता हूँ, रोल नंबर वाइज नहीं। तरतीब मैं दूंगा सबसे कम किस बच्चे के नंबर हैं और सबसे हाईएस्ट किस बच्चे के हैं। लोएस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट, दोनों में किसी एक पैटर्न पे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैं हाईएस्ट से लोएस्ट मैंने कर लिए, तरतीब दे ली। तो क्लास में हैं मेरे टोटल कितने बच्चे, फ़र्ज़ कर लेते हैं बच्चे भी 20 हैं। ठीक है, अब मैंने उन 20 बच्चों के जो पेपर हैं 20 उनको अरेंज कर लिया हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, जो टॉप वाले 5 स्टूडेंट हैं, कितने टॉप वाले 5 स्टूडेंट, वो उनके पेपर में अलग करता हूँ, और बॉटम वाले जो 5 पेपर हैं बच्चे हैं उनके पेपर भी अलग कर लेता हूँ। अब कितने पेपर मेरे पास आ गए टोटल जी? 20 में से 10। और जो दरमियान वाले 10 हैं, यानी जिनके मार्क्स टॉप 5 और लो 5 के इन बिटवीन हैं, उनको मैं साइड पे कर देता हूँ। अब वो जो पेपर 5 टॉप वाले और 5 बॉटम वाले लो लेवल वाले, वो मैं रख लेता हूँ। अब यहाँ जो बात मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था कि हाई और लो अचीवर से क्या मुराद है। हाई अचीवर और लो अचीवर से मुराद ये है कि जिन बच्चों के यानी टॉप 5 जितने परसेंट हम ले रहे हैं ना, अब यहाँ पे हम लेते हैं 50%, यानी 50% को हम असेस करते हैं, बाकी 50% दरमियान वालों को हम निकाल देते हैं, उनकी हम असेसमेंट नहीं करते। ठीक है, तो ये इससे मुराद ये है कि टॉप वाले 25% आपकी क्लास के और लो वाले 25%। टॉप वाले 25 जो हैं वो जो है आपके हाई अचीवर हैं, और जो बॉटम वाले 25 हैं वो लो अचीवर हैं। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस होता है हाई या लो अचीवर का। अब हम बात कर रहे थे आइटम एनालिसिस की। अब हमारे पास 5 टॉप वाले पेपर आ गए, 5 बॉटम वाले आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 जो हाई अचीवर हैं, उन्होंने सवाल नंबर 1 का दुरुस्त जवाब दिया है। जो कि मैंने पहले बताया, आइटम एनालिसिस में हम सवाल की असेसमेंट करें ना कि पेपर की। अब सवाल नंबर 1 को कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हाई अचीवर में, उन 5 बच्चों में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने उसका सवाल का दुरुस्त जवाब दिया है। ठीक है, फ़र्ज़ करें 5 में से 4 बच्चे हैं, कितने, 5 में से 4 बच्चे हैं। दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं लो अचीवर जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब दिया है। फ़र्ज़ करें वो हैं 2, उधर कितने थे 4, इधर कितने हो गए 2 5 में से। ठीक है, अब हम इसका डिफ़िकल्टी लेवल देखने जा रहे हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है इसका क्या है, ये इजी है या डिफ़िकल्ट है। इसका एक फार्मूला है,
वो फार्मूला है फैसिलिटी इंडेक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ NR, ठीक है, ओवर NT। अब NR से मुराद ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट रेस्पॉन्डेड करेक्टली, ठीक है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम 20 बच्चों की बात नहीं कर रहे, जो क्लास के 20 बच्चे हैं नहीं कर रहे उनकी, बल्कि हम किन बच्चों की बात, हाँ जी, कितने बच्चों की बात करेंगे? 5 नो, 5 5 नहीं, 5 टॉप वाले और 5 लो वाले, इनमें से जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। यस, 4 प्लस 2 6 की बात हम करें, ठीक है। तो NR से मुराद नंबर ऑफ स्टूडेंट रेस्पॉन्डेड करेक्टली। अब NT टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं जी? नीचे 20 लगेगा या 10 लगेगा जी? 10 सर, 10। यस 10 लगेगा, क्योंकि बाकी 10 को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। तो 6 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। जी, इसका जवाब निकालें, कितना आता है? 6 तक़सीम 10 ज़रब 100। जल्दी करें, कोई निकाल ले कैलकुलेटर से जी। 6 डिवाइडेड 60% आता है जी 60% आता है ठीक हो गया। अब ये आ जाता है जवाब हमारे पास। तो इसका मतलब ये है, अब इसकी 3 इसकी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर इसकी परसेंटेज हमारे पास निकले 30%, इसको मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, ये एक टेक्निकल बात है, ये इम्तिहान में आपसे कैलकुलेशन किसी ने नहीं करवानी, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये परसेंटेज 30% से कम आए तो इसका मतलब ये होता है कि ये आइटम बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्जाम्स में उन्हें जी सर एग्जाम में उन्हें हमसे ये कैलकुलेशन तो नहीं करवानी, तो वहाँ पर हम ये एग्जांपल उन्हें दे सकते हैं कि हमारे पास जैसे आपने दी, हमारे पास 20 स्टूडेंट्स अगर हैं। आपसे पूछा जाए तो इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एग्जांपल दे सकते हैं जी। चलो ठीक है, जी। थैंक यू। वेरी डिफ़िकल्ट 30% से कम आपका जवाब निकलता है। वेरी डिफ़िकल्ट 70% से ऊपर जाता है जवाब आपका। वेरी इजी और 50% आता है तो बेस्ट है, क्योंकि 30 और 40 के नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं, एक्सेप्टेबल तो 30 और 70 के इन बिटवीन है, ये लिखा हुआ ना, एक्सेप्टेबल बिटवीन 30 टू 70। 30 और 70 के दरमियान अगर जवाब आता है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, वो आइटम आपका ठीक है, ना डिफ़िकल्ट है ना इजी है। 30 से कम आता है तो इसका मतलब क्या हो, 30 से कम कब आएगा? जब लो अचीवर, फ़र्ज़ करें अगर आप यही कैलकुलेशन दोबारा आप करें कि हमने जो है वो 5 बच्चे लिए, टॉप वाले 5 बॉटम वाले, जो हाई अचीवर हैं उनमें से 2 बच्चों ने सवाल का दुरुस्त जवाब दिया है, लो अचीवर सिर्फ 1 ने दिया है। 3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 करें जल्दी से, क्या जवाब आता है जी? 30% आएगा इसका, आई थिंक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज़? जी अब आई है जी। यस सर, अब आ रही है। अच्छा चलें। कैलकुलेशन में बता रहा था कि फ़र्ज़ करें जो इसी को अब दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने टोटल 20 बच्चे थे हमारे पास, 20 बच्चों में से 20 बच्चों का हमने टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद हमने उनकी मार्किंग की, मार्किंग करने के बाद हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ हमने उसकी क्या कर दी, एक सीक्वेंस दे दिया, तरतीब से बच्चों के पेपर रख लिए, टॉप वाले 5 लिए, बॉटम वाले 5 लिए। अब ये टॉप और बॉटम वाले 5 में फ़र्ज़ करें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो हाई अचीवर 5 बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 2 बच्चों ने दिया है और लो अचीवर में से किसी ने भी दुरुस्त जवाब नहीं दिया। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 अगर हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100 तो कितने परसेंट आएगा? 20%। ऐसे है। अब 20% जो है इसका मतलब ये है कि आइटम बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। क्यों? आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 8 में से सिर्फ 2 बच्चे जवाब दुरुस्त दे रहे हैं, तो आइटम हमारा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये 30% से अगर कम होना चाहिए, इसका मतलब तो इजी होना चाहिए, 70 से ऊपर वाला, तो वो थोड़ा सा चूँकि कैलकुलेशन अलग से है तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करें। बिलो 30% डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट,
नॉट एक्सेप्टेबल, अबव 70% वेरी इजी, नॉट एक्सेप्टेबल, बिटवीन 30 to 70 एक्सेप्टेबल, और बेस्ट वैल्यू 70 और 30, यानी 10 में से अगर 5 बच्चे दुरुस्त जवाब देते हैं तो इसका मतलब आपका आइटम बेस्ट है। 100 में से 50 देते हैं, यानी 25-25 बच्चे आप लेंगे। अगर 100 अच्छा चले मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, अगर आपकी क्लास में 80 स्टूडेंट हैं तो आप जो है लो और हाई अचीवर कितने कितने स्टूडेंट लेंगे? जी कोई बता दे जल्दी से, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप लोगों को समझ लग गई है। जी जल्दी से। जी 20 यस, students 20 students सिर्फ 20? नहीं 20 high achievers and 20 low achievers। यस ठीक है। अच्छा इसमें अब कोई कंफ्यूजन है आपको इस? जी सर ये तो टेस्ट ए- की बेस पे नहीं लेते 2020 स्टूडेंट, टेस्ट के रिजल्ट की बेस पे ये कैसे ले रहे हैं 2020? जी मैंने पहले बता चुका हूँ, 20 मिनट इस पे स्टूडेंट की लगाना है। तादाद पे लेते हैं। स्टूडेंट की तादाद की बेस पे टॉप 25 और 25% और लो 25%। एक्सक्यूज मी सर, टेस्ट सवाल एंड पे लेके अगर लेते हैं कि अपने अंदाजे से सर उनकी आप- मार्किंग करेंगे, मार्किंग में से ना फिर उनकी अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट 20 उनको अलग कर लेंगे, लेस्ट को अलग कर लेंगे, ठीक फिर है, उनमें से जो बिटवीन रह जाएंगे उनको साइड पे कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब चले जी, जो यहाँ तक जो किसी हाईएस्ट को अचीवर होंगे, सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी पूछें। सर अगर स्टूडेंट रेटिंग 1 है देन हम कैसे लेंगे स्टूडेंट? 25% टॉप वाले, 25% लो वाले। ये तो नहीं है कि अगर हमारे कुछ हमारी जो है ना वो वैल्यूज़ जो हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, कुछ डिस्क्रीट होती हैं। अब ये डिस्क्रीट वैल्यू है, यानी आप 21 ले सकते हैं, कोई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने जो है 20.2 बच्चे लेने हैं। अब बच्चा तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस तरह का अगर कोई केस है तो आप कर सकते हैं। जी सर इसका जो फार्मूला है NR by NT into 100, अगर यही फार्मूला विदाउट 100 हो तो ये सही माना जाएगा? नो, परसेंटेज नहीं आती ना हमारे पास, मतलब वैल्यूज तो वही आएंगी। फॉर एग्जांपल देखें पॉइंट आप फ़र्ज़ करें 2 डिवाइडेड बाई 100 तो आपके पास आएगा 0.2, ठीक है इसका आंसर। तो जबकि एग्जैक्ट इसका जो एक्चुअल फार्मूला है उसमें 100 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ है। इसकी वैल्यूज़ भी आप जब भी इसको किसी भी बुक में देखेंगे तो ये 30% से 70% तक ये इस तरह की परसेंटेज साथ मेंशन होती है। आगे अभी हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन पावर में, तो वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो है उसके साथ परसेंट ये 100 से मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, वो भी हम देखते हैं। जी 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 सर नॉट एक्सेप्टेबल कितनी परसेंटेज हो तब वो नॉट एक्सेप्टेबल होता है? बिलो 70, बिलो 30, अबव 70 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके जी अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने जो पहली एग्जांपल आपको दी है जिसका जवाब आपने 60% निकाला था, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो आइटम है ये इजी है या डिफ़िकल्ट है या वेरी इजी है या वेरी डिफ़िकल्ट है? जी ये मॉडरेट है, जी सर ये एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल तो है, Acceptable है, वो है। मेरे ऑप्शन सुने ना, Sir, इजी है, easy है, डिफ़िकल्ट है, easy। वेरी इजी है, वेरी Easy। डिफ़िकल्ट है। इजी है सर, सर इजी वेरी डिफिकल्ट है सर, इजी है, डिफिकल्ट है। इजी है क्योंकि Easy है। 7 यस क्योंकि Sir, 70% below के 30 करीब है ये। difficult है। जी Below 30 difficult है। हाँ ये Easy है 70% sir, के easy। करीब है, तो 70% से अबव वैल्यू अगर आएगी तो आपका आइटम वेरी इजी है, तो ये चूँकि उसके करीब है तो ये इजी होगा। इसी तरह अगर मैं पूछूं 40% अगर वैल्यू हमारे पास आती है तो 40% वाली वैल्यू हमारी आवाज नहीं आ रही जी डिस्कनेक्ट में हो गया था। तो बात मैं कर रहा था कि अगर 40% फ़र्ज़ करें हम लें वैल्यू, तो 40% चूँकि करीब होगी 30% के, और 30% वैल्यू हमारी जो है लोएस्ट मिनिमम रेंज है जो एक्सेप्टेबल है, तो वो इससे बिलो जो वैल्यूज़ हैं वो वेरी डिफ़िकल्ट होती हैं, तो ये डिफ़िकल्ट होगा 40 वाला। और 50 वाला बेस्ट होता है, 60 वाला ईजी होता है,
और 72 ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा जो आइटम एनालिसिस का कंपोनेंट है वो होता है डिस्क्रिमिनेशन पावर। डिस्क्रिमिनेशन पावर से क्या मुराद है? हाई और लो अचीवर को डिफरेंशिएट कर सके। अब जो इजाज़ कौसर इजाज़ का क्वेश्चन था वो था ये कि इसकी वैल्यूज़ शायद मैंने पढ़ी हैं कहीं या किसी बुक में शायद उन्होंने पढ़ी होंगी। तो इसमें जो है हम परसेंट इसको 100 से मल्टीप्लाई हम नहीं करते, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यूज़ देख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.5। इसको भी उसी पैटर्न पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब इसका पर्पस क्या होता है आइटम एनालिसिस में? पहला एक सवाल में हमने देख लिया कि इसकी डिफ़िकल्टी, इसका लेवल ये है। दूसरे नंबर पे क्या ये लो और हाई अचीवर को आपस में डिफरेंशिएट कर रहा है? इसकी भी वैल्यूज़ हैं, जैसे उसकी वैल्यूज़ थी, उसकी रेंज थी 30% से 70%। इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो रेंज कर रही हैं 0.3 से 1 पे। अगर हमारा जवाब आता है 0.3 से कम तो इसका मतलब ये है कि हमारा आइटम एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर इसका मैक्सिमम जब 100 आएगा यानी 1 आएगा, और अगर हमारा जवाब 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि आइटम जो है हमारा बिल्कुल 100% क्या कर रहा है? डिस्क्रिमिनेट कर रहा है हाई और लो अचीवर स्टूडेंट को। अब इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है कि डिस्क्रिमिनेशन पावर इज़ इक्वल टू NH माइनस NL डिवाइडेड बाई N। NH mean number of high achiever student who answered correctly, number of low achiever students who answered correctly, N is number of high and low achiever। अब वही वाली एग्जांपल अगर हम लें जो हमने पहले से उसको ली है, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल या फैसिलिटी इंडेक्स वाली। 20 स्टूडेंट थे टोटल, 20 में से 5 के पेपर हाई और लो वाले हमने अलग कर लिए। उसी पैटर्न पे अलग करने हैं जैसे उसके हमने किए थे। अब अलग कर लिए तो जो आपके टॉप 5 स्टूडेंट थे उनमें से जो है वो कितने? 4 बच्चों ने, और लो अचीवर वाले 2 बच्चों ने, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? इसी फार्मूलों को अगर हम अप्लाई करें तो NH कितना हमारे पास आएगा? कौन बताएगा जी? सर 4 आएगा। 4 आएगा। NL कितना आएगा? 2 और N कितना होगा? सर 10 हो जाएगा। 10। तो 6 माइनस 2 कितना आएगा? जवाब 4। 4 डिवाइडेड बाई 10 क्या वैल्यू आएगी? 0.4। यस 0.4। अब 0.4 एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर होगा 0.3 से लेकर 1 तक जो वैल्यूज हैं वो डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, ठीक है। 0.3 हमारा क्या होगा? एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। फार्मूला बहुत आसान है। हाई अचीवर कितने हैं जिन्होंने ठीक जवाब दिया है, लो अचीवर कितने हैं, इसमें से हम माइनस करके टोटल हाई और लो अचीवर जो हमने लिए हैं 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो आपने 50% लेने हैं। तो एन से मुराद वो 50%, पूरी क्लास नहीं होगी, वो जो लो और हाई अचीवर के पेपर आप अलग करके बैठे हुए हैं वो मुराद हैं। तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यूज़ आप याद करेंगे, इंटरव्यू में अगर पूछा भी जाए। सर जी ये 0.4 एक्सेप्टेबल नहीं है? एक्सेप्टेबल है, मैं बता रहा हूँ ना कि 0.3 से 1 तक एक्सेप्टेबल है। किसी ने जो बताया मैंने करेक्शन की है कि वो एक्सेप्टेबल है उस वक्त भी। जी सर जो आपने पहले कैलकुलेशन बताई 4 - 2 डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी जो वैल्यू है 0.2 आती है ना? 4 को तकसीम करें 10 पे 0.4 आएगी आई थिंक। सर वो 4 - 2 करेंगे पहले, सर फिर 2 आएगा, फिर उसको डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.2। हाँ सॉरी हाँ यहाँ से 0.2 आती है सर। बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ पे NH4 लिया है तो NH और मैंने यहाँ पे 6 से माइनस किया 2 को। 4 - 2 डिवाइडेड बाई टोटल 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.2। हाँ 0.2 एक्सेप्टेबल है? नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है ये। और अगर यही हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर 0.3 होगा ना सर, तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर 0.3 से जितनी वैल्यूज आएंगी 0.2, 0.1, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा यहाँ पे जो बिलो है जस्ट वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जस्ट 0.3 से बिलो वाली वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी होंगी, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर जो है इफ़ेक्टिवनेस, इसके लिए कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया जाता, कोई हार्ड एंड फास्ट जैसे रूल है फार्मूले की मदद से हम नहीं देखते।
डिस्ट्रक्टर किसको कहते हैं? वो ऑप्शन जो दुरुस्त नहीं होता, जो हमें लगता है कि दुरुस्त है, सिंपल इन वर्ड्स में, कि ये वो गलत जवाब होता है, गलत ऑप्शन होता है, जो कि उसका जवाब नहीं होता लेकिन हमें जवाब लग रहा होता है। अ डिस्ट्रक्टर इज़ कंसिडर्ड इफ़ेक्टिव। ये कब इफ़ेक्टिव होगा? जब ये लो अचीवर को हाई अचीवर से ज़्यादा अट्रैक्ट करे, यानी लो अचीवर इसकी तरफ ज़्यादा, अगर यानी वो डिस्ट्रक्टर जिसको मसलन सवाल नंबर 1 है ना, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी है, तो जो लो अचीवर हैं, फ़र्ज़ करें जो हमारे 5 बच्चे थे, तो उन 5 में से 4 बच्चों ने जो है उसको वही जवाब समझा है, ठीक है। अब वो उसी सवाल नंबर 1 का जो ऑप्शन सी है, तो जो हाई अचीवर थे उनमें से भी 1 या 2 बच्चे ने गलती की है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये डिस्ट्रक्टर जिसको ऑप्शन सी को जो लो अचीवर वालों ने ज़्यादा सेलेक्ट किया है, उनमें से 1 ने किया, 1 ने इसको नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ये इफ़ेक्टिव है। इसी तरह अगर लो अचीवर और हाई अचीवर सारे 5 वो वाले जो बच्चे थे, उनमें से लो अचीवर में से 3 की मिस्टेक थी, हाई अचीवर में 1 ने गलत जवाब लगाया है, और उन्होंने सब ने जो है उस सी के ऊपर ही टिक किया है, तो लो अचीवर और हाई अचीवर सबको सी ठीक लगा है, तो इसका मतलब क्या है? ये भी इफ़ेक्टिव नहीं है, यानी वो इफ़ेक्टिव होगा। सर दोबारा रिपीट कर। हाँ, मैं रिपीट थैंक यू सर, लेकिन मुझे आज आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, समझ आ गया फर्स्ट टाइम, पहले मुझे नहीं आता था। सबको ही समझाया, आपको अकेले को थोड़ी समझाया। अच्छा सर, मतलब जब गलत जवाब की तरफ ज्यादा जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा डिस्ट्रक्टर है। नहीं, सुने नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। डिस्ट्रक्टर कहते हैं गलत जवाब को, ठीक है। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर डिस्ट्रक्टर अच्छा वो होगा, मसलन क्लास में आपने वही वाली एग्जांपल दोबारा आप समझें कि क्लास में हैं आपके 20 बच्चे, 20 बच्चों में आपने क्या किया? अब सारी क्लास की असेसमेंट आप नहीं करते, यहाँ पे भी वही 50% भी ही करेंगे। अब क्लास में 5 बच्चे टॉप वाले लिए, 5 बॉटम वाले लिए। अब आपके जो टॉप 5 हैं बच्चे, अब आप फ़र्ज़ करें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो टॉप 5 स्टूडेंट हैं, उनमें से 5 में से 3 बच्चों का जवाब ठीक है, 2 के जवाब गलत हैं, ठीक है, 2 बच्चों के जवाब गलत हैं, लो अचीवर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह वही क्वेश्चन जो टॉप 5 वालों ने 5 में से 3 ने ठीक जवाब दिया, 2 ने गलत दिया, तो लो वाले 5 के 5 का गलत है, फ़र्ज़ करें उस सवाल का जवाब। अब इस सवाल नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर सी है, ये एक डिस्ट्रक्टर है, उसका दुरुस्त जवाब जो है फ़र्ज़ करें ऑप्शन ए था, बी, सी और डी ये तीनों जो है उसके डिस्ट्रक्टर थे। फ़र्ज़ करें जो सी ऑप्शन है, इस सी ऑप्शन को जो लो अचीवर हैं, वो 5 के 5 जिन्होंने गलत लगाया है जवाब, उन्होंने सब ने इसका ऑप्शन ए दुरुस्त था, उन सब ने इसका सी समझाया और सी लगाया है, ठीक है। तो इसी तरह जो हाई अचीवर जो 2 बच्चे थे जिनके ओवरऑल टेस्ट में स्कोर अच्छे हैं, लेकिन इस आइटम में उन्होंने जवाब गलत दिया है और उन्होंने भी ऑप्शन सी ही टिक किया है, ठीक है, उनको भी लगा कि सी दुरुस्त जवाब है, तो ये हमारा डिस्ट्रक्टर इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये हाई अचीवर को भी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इन केस यहीं पे वो जो 2 बच्चे हाई अचीवर वाले हैं, उन्होंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, उन्होंने कोई और किया है, बी किया या डी किया है, ठीक है, उनका जवाब गलत है, लेकिन उन्होंने इसको सेलेक्ट नहीं किया। और लो अचीवर वाले सब के सब ने इसको किया या मेजॉरिटी ने इसी को किया है, ठीक है, तो ये फिर डिस्ट्रक्टर जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। अगर दोनों ने बराबर किया है तब भी ये इफ़ेक्टिव नहीं है, और अगर हाई अचीवर ने ज़्यादा किया है तब भी ये इफ़ेक्टिव नहीं है। ये उस वक्त इफ़ेक्टिव होगा जब हमारा लो अचीवर इसको दुरुस्त समझ के, होगा गलत ये, लेकिन उसको दुरुस्त समझ के उसके ऊपर टिक करेगा। क्लियर जी? जी यस सर, थैंक यू। अच्छा, अब देखें गेसिंग करेक्शन फार्मूला, ये भी वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, मेरा ख्याल है इसको हम जो है वो डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये टोटली कैलकुलेशन बेस्ड है, तो ये इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता। वैसे अगर किसी को होगा तो मैं ऑडियो में भेज दूंगा। उसके बाद असेसमेंट जी सर, ये जो आपने सारे फार्मूला समझाए, ये इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं सवाल? नहीं ज़्यादा नहीं पूछे। हाँ, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ आइटम एनालिसिस, आइटम एनालिसिस के कितने पार्ट्स होते हैं या स्टेप्स होते हैं, ये पूछा जा सकता है। ये समझाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि 0.3 या 30% वैल्यू आ रही है तो कैसे आती है, 70% वैसे तो हमने रटा लगा लिया है क्वालिफाई B.Ed से या कहीं से हमने देख के, तो लेकिन आपको पता तो होना कि फैसिलिटी इंडेक्स है क्या चीज़, या डिस्क्रिमिनेशन पावर होती क्या है, कैसे हम निकालते हैं, या इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रक्टर कहते किसको हैं,
सर वहाँ पर ना हम इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जांपल भी ये दे सकते हैं जो आपने हमें समझाई हाँ, थी। जो आपसे अगर पूछा जाए फ़र्ज़ करें आइटम एनालिसिस के बारे में या फैसिलिटी इंडेक्स के बारे में, तो उस वक्त आप ये जो एग्जांपल्स हैं ये कोट कर सकते हैं और अगला बंदा सर हिलाता रहेगा। अच्छा, इतने लायक बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, असेसमेंट थ्योरीज लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। मैंने कहीं जाना है सर, हम आपका नाम देंगे ना? ना, मेरा नाम ना लीजिएगा, मेरा नाम ना लीजिएगा, बस आप खुद बताएं कि हम बहुत अच्छे, हमने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला आप सबको ये बताया ना मेहनत की है जी। तो हम बहुत अच्छे हैं, ये तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस में काउंट होगा, तो वो तो हमसे मतलब और बताना क्वेश्चनिंग नहीं है, करेंगे। एक्सप्रेस करना है ना, आपने बताना थोड़ी है कि मैं बहुत लायक हूँ। हमारे मतलब क्वेश्चनिंग ऐसे एक्सप्रेस हो कि उन्हें पता चले कि हमें आता है। हाँ, आप उन्हें ये पता हो कि हफ्सा ने रटा नहीं लगाया हुआ, हफ्सा ने जो है वो किताब सामने रख के जो है उसको घोटा नहीं लगाया, बल्कि उसने अंडरस्टैंड किया कि है क्या चीज़। यस, असेसमेंट थ्योरीज चलें डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्या कह लें कि सिंपल सी चीज़ें हैं, आसान सी हैं, इनको उसी तरह से जैसे हमने उसको अंडरस्टैंड किया करेंगे। एंगफ मेथड, नीडल स्काई, बुक मार्क प्रोसीजर, बॉर्डर लाइन, आइटम रिस्पॉन्स, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी और जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी। सबसे पहले है एंगफ मेथड। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस बाकी लोगों को आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। रीजॉइन कर लें प्लीज। आ रही है सर, रीजॉइन कर लें प्लीज। अच्छा, एंगफ मेथड की हम बात कर रहे थे कि एंगफ मेथड एक जजमेंटल अप्रोच है जिसमें अच्छा यहाँ पे ना, जैसे वहाँ पे लो और हाई अचीवर को आपको पता चल गया होगा कि इससे मुराद ये नहीं होता कि क्लास में आधे बच्चे लो अचीवर हैं आधे हाई, नहीं, उसका एक प्रॉपर एक पैटर्न है कि यहाँ से यहाँ तक वाले लो अचीवर और हाई अचीवर होते हैं। इसी तरह बॉर्डर लाइन भी एक टर्म यूज़ की जाती है असेसमेंट के अंदर। बॉर्डर लाइन से मुराद ये है कि क्लास में 40 बच्चे हैं ना, तो 40 बच्चों में 10 बच्चे ऐसे हैं जो मुश्किल से पास होने वाले हैं, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से 33% मैट्रिक। याद रखिएगा कि हमारा ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो 33% है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यूनिवर्सिटी लेवल पर हमारा जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो 40% होता है सेमेस्टर सिस्टम में। कितना होता है जी? 40%। सेमेस्टर सिस्टम में 40% और एनुअल सिस्टम में 33%। ये तमाम 33%। हाँ जी सर दरमियान में ये बात चली भी थी कि 33 जो है ये चेंज करके इसको बढ़ाएंगे। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ ना, मैं स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ। एनुअल सिस्टम में शायद हायर लेवल पे इसको बढ़ाया जाएगा। एनुअल सिस्टम जहाँ पे भी हो रहा है, हमारे इंटरमीडिएट लेवल पे तो ये एनुअल सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, ठीक है। तो एनुअल सिस्टम जहाँ पे भी है 33% पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है। आगे डिवीज़न, ग्रेड ए बी सी डी, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट हैं, उस झंझट में ना पड़े आप, बस इतना समझ लें कि एनुअल सिस्टम हमारा 33 और सेमेस्टर सिस्टम 40%। जी अच्छा, बॉर्डर लाइन की हम बात करें जी 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 सर, सेमेस्टर सिस्टम में 40% है या 50%? आई जस्ट वांट टू कंफर्म। 40% है सर, आई थिंक 50 है सर। 50 जहाँ तक मुझे लगता है 50 है। नहीं, मेरे ख्याल में ये 40% है, 50% कहीं भी नहीं है। शायद हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो मुझे नहीं पता। सर सही सर जी, सर 40% है, 20% असाइनमेंट मार्क्स होते हैं ऊपर से। सर कुछ में 50% है, कुछ यूनिवर्सिटीज में ना 50 मार्क्स पे वो पास करते हैं। या एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, मे भी हो, लेकिन ओवरऑल जो मैं बात कर रहा हूँ कि 40% है, बस आप ये अंडरस्टैंड करें। जी वालेकुम सलाम। सर एक मिनट, सर बात ये है कि आज हमारी एक वर्कशॉप हुई है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। उन्होंने कहा है कि 50% वाला ही पास होता है, 50% से बिलो जो है वो पास नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं नेशनल इंटरनेशनल 99% जो है ना यही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, और उन्होंने कहा है कि 50 से जो बिलो है वो फेल कंसीडर किया जाता है। अच्छा, बहरहाल मैंने जो एग्ज़ाम दिए यूनिवर्सिटी में, तो मैं भी होगा, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा। अपने एजुकेशन सिस्टम के अगर मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएशन की है सेमेस्टर सिस्टम में, और वहाँ पे क्राइटेरिया 40% ही है। सर की वॉइस नहीं आ रही जी। बहरहाल आप इसको मजीद कंफर्म कर लीजिएगा। मेरा जो इल्म है वो मुझे ये बता रहा है। आपको फॉर्मेट शेयर कर दूंगी सर, मैं आपसे ना पर्सनल विंडो में फॉर्मेट शेयर कर देती हूँ। चले आप कर दीजिएगा शेयर। ये चले जी 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 जी
सर ये ना ओवर 40% ही पासिंग मार्क्स हैं, ओवरऑल 50% होता है। जी जी, थैंक यू सो मच। बस ये आप ओवरऑल से क्या मतलब है? चलें जी, मुस्तफ़ा साहब जल्दी से बता दें ओवरऑल। मेरे ख्याल में असाइनमेंट्स वगैरह प्रेजेंस सर के कंटिन्यू करें प्लीज। जी सर, 40% पेपर में पासिंग मार्क्स होते हैं और 10% आपके असाइनमेंट्स प्रेजेंटेशन इसके होते हैं। जी, थैंक यू सो मच। ये 50% जो है ना वो होते हैं पासिंग मार्क्स फी सब्जेक्ट के हिसाब से। जब आपने ओवरऑल यानी कि 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर के बाद 50% पूरे मार्क्स होंगे तो वो उसको डिग्री दी जाएगी, वो पास। अच्छा ठीक है, जी जी बिल्कुल। मेरे इल्म में भी इजाफा हो गया थोड़ा सा। गुलाम मुस्तफ़ा साहब बता रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स 40% हैं और ओवरऑल जो आपका रिज़ल्ट होगा एग्रीगेट रिज़ल्ट ऐसे है वो अगर आपका 50% होता है तब आपको डिग्री मिलेगी। जी बहरहाल हमारा सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो 40% और 33% ही है। हम बात कर रहे थे एंग ऑफ मेथड में एक टर्म थी बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स या बॉर्डर लाइन ग्रुप। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट से मुराद ये होता है कि वो बच्चे 40 में से 10 बच्चे, 8 बच्चे, 7 बच्चे जिन्होंने मुश्किल से 33% या 40% नंबर लेने हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है बॉर्डर लाइन ग्रुप या बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स। तो इसमें एंग ऑफ मेथड में ये एक असेसमेंट थ्योरी है, इसमें जज करता है एक एक्सपर्ट जो होता है अब उस आइटम को कि लो स्कोरिंग कैंडिडेट जो होते हैं या बॉर्डर लाइन स्टूडेंट जो होते हैं वो कैसे इसको दुरुस्त जवाब दे सकेगा और अपने क्वालिफाइंग मार्क्स यानी 33 या 40% मार्क्स लेगा। एक इसमें असेसमेंट एंग ऑफ मेथड में असेसमेंट की पहली थ्योरी है, इसमें जज ये डिसाइड करता है या ये जज करता है कि कैसे और किस तरह से एक लो अचीविंग स्टूडेंट इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो दे सकेगा और मिनिमम अपने जो पासिंग मार्क्स हैं क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो अचीव कर सकेगा। ठीक है, ऐसे ही होता है जब कोई भी एग्ज़ाम होता है मैट्रिक, इंटर या यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उसमें नॉर्मली जो है वो 40% से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, बाकी फिर डिफ़िकल्ट और वेरी डिफ़िकल्ट उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये एक पहली थ्योरी है। दूसरी है नीडल्स का अप्रोच। नीडल्स का अप्रोच ये MCQs के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। इसमें जज ये डिसाइड करता है कि जो डिस्ट्रक्टर है, जिसको भी हम अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक जो डिस्ट्रक्टर है इसको जो एक लो स्कोरिंग स्टूडेंट है वो कैसे समझेगा कि भाई ये गलत है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन सी की बात की थी रिपीटेडली। तो यानी नीडल्स का अप्रोच में जज ये कहता है कि ये जो डिस्ट्रक्टर है, तो अब जब भी हम डिस्ट्रक्टर बनाते हैं ना, सेलेक्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस में, तो उनको वो जो ऑप्शन होता है वो रिलेट कर रहा होता है। मसलन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, या ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ कॉल्ड टीचिंग, इज़ कॉल्ड असेसमेंट, इज़ कॉल्ड लर्निंग, इज़ कॉल्ड एजुकेशन। अब ये टर्म जो है वो एक दूसरे से रिलेट करें। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बुक रीडिंग, प्लेइंग, मतलब ये टोटली इररेलेवेंट उसके ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमारे जो डिस्ट्रक्टर होते हैं वो रिलेट कर रहे होते हैं हमारी उस डेफिनेशन या स्टेम के साथ। तो नीडल्स का अप्रोच ये कहती है कि जो लो स्कोरिंग स्टूडेंट है वो एक डिस्ट्रक्टर को कैसे समझेगा कि ये भी गलत है, ये इसकी तरफ तो मैंने देखना ही नहीं है। ऐसे ही होता है कि जब पेपर हमारे सामने आता है तो सम टाइम हम कहते हैं कि ये तो है ही नहीं ना इसका दुरुस्त जवाब, तो उसको तो हम वैसे ही इग्नोर कर देते हैं जो थोड़ा सा हमें इररेलेवेंट लगता है। तो डिज़ाइन फॉर MCQs फॉर ईच आइटम जस्ट डिसाइड ऑन हाउ मैनी डिस्ट्रक्टर आर लो स्कोरिंग आर मिनिमली कम्पिटेंट स्टूडेंट वुड रिकॉग्नाइज इट इनकरेक्ट देन ए बुक मार्क प्रोसीजर। अब मैंने एक टेस्ट बनाया 50 नंबर का फ़र्ज़ करें या 100 नंबर का बना लेता हूँ, चलें 100 का बना लिया। अब उसमें से सारे MCQs हैं फ़र्ज़ करें। अब उनको मैंने तरतीब दे ली है। तरतीब में ऐसे दूंगा कि मैं जो है वो ईजी क्वेश्चन पहले रखूँगा, फिर उसके बाद जो है वो मीडियम और फिर प्रोफिशिएंट या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब ये 3 कैटेगरीज मैंने बना दी अपनी तरफ से कि मैंने अब ये जजेस को दे दिया जाता है कि ये जो है लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर यानी सिंपल टू कम्प्लेक्स हैं, इजी टू डिफ़िकल्ट में इनका सीक्वेंस है
आप डिसाइड कर दें कि कहाँ तक क्वेश्चन इजी हैं, कहाँ तक मीडियम है और कहाँ पे प्रोफिशिएंट या डिफ़िकल्ट है। अब जज जो है उसके ऊपर निशानी लगा देगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ग़ुलाम मुस्तफ़ा जज है, मैंने पेपर बनाया इनको दे दिया, ये कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ तक क्वेश्चन ईजी हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक ये जो है वो मीडियम लेवल के हैं, और 61 से लेकर 100 तक ये डिफ़िकल्ट हैं। जैसे हम किताब में निशानी रखते हैं, वो हमारा रिबन सा होता है, बचपन में हमें याद है कि हम मोर के पर रखते थे, तो ये बुक मार्क होते हैं, या कोई और निशानी जो भी आप रखते हैं लगाते हैं वो बुक मार्क कहलाता है। तो बुक मार्क पे असेसमेंट में बुक मार्क से भी यही मुराद है कि निशानी लगा दी जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक इजी हैं, यहाँ से यहाँ तक मीडियम लेवल की हैं, और यहाँ से यहाँ तक डिफ़िकल्ट हैं। तो जज यहाँ पे उसको क्या कर देता है, मार्क लगा देता है। स्टैंडर्ड मेथड इज़ यूज्ड वेयर आइटम्स आर डेवलप्ड लाइन अप इन एन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी। एक्सपर्ट्स आर गिवन दीज आइटम बुकलेट, दे असेस इट एंड मेक बुक मार्क as cut point for items like different level like basic, proficient, advanced. It is designed for criterion reference assessment. Criterion reference यानी हम कोई फिक्स क्राइटेरिया जब मेजर कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। देन है बॉर्डर लाइन ग्रुप मेथड। बॉर्डर लाइन ग्रुप मेथड में ये डिसाइड किया जाता है कि जो पासिंग स्कोर है वो प्री डिसाइडेड नहीं होना चाहिए, यानी जैसे हमने 33%, ये बेसिकली CRT असेसमेंट है, क्राइटेरिया हमने फिक्स किया हुआ है, या 40% है। तो जो बॉर्डर लाइन ग्रुप मेथड है ये कहता है कि आप की जो पासिंग या क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके प्री डिटरमाइंड नहीं होने चाहिए, बल्कि वो वाले होने चाहिए जो कि हमारा लोएस्ट स्कोरर है, बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है, उसके जो स्कोर हैं वो आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट पासिंग मार्क्स शुड बी द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द टिपिकल बॉर्डर लाइन टेस्ट टेकर। देन है आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी और क्लासिकल टेस्ट थ्योरी। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी ये कहती है कि आपका जो बच्चा है उसने उसकी जवाब, यानी ये क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है। आइटम रिस्पॉन्स किसकी बात करता है, समझ लें, आपके जवाब की क्वालिटी की, उसके अंदर क्वालिटी कितनी है आपके जवाब के अंदर, सिर्फ ये नहीं कि उसने दुरुस्त जवाब दे दिया। एक पर्सन की एबिलिटी की बात करती है, उसमें कितने स्किल्स हैं, उसमें कितनी एबिलिटी है। यस, उसके अंदर अनऑब्जर्वेबल जो ट्रेड्स हैं या स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं उस बच्चे या उस एग्जामिनी के अंदर। लॉर्ड एंड नोविक ने ये थ्योरी दी थी, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। इट इज़ आल्सो नोन एज लेटेंट। लेटेंट कहते हैं हिडन को। हिडन किसको कहते हैं? अच्छा, ये जो लेटेंट वर्ड है एजुकेशन में दो जगह पे यूज़ होता है, दो जगह यूज़ हुआ है। इससे पहले आपने जो है दोनों जगह पे पढ़ा है। कोई मुझे बता सकता है कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है लेटेंट? जी सर, एक तो हिडन करिकुलम में, हिडन करिकुलम मैपिंग, हिडन करिकुलम लेटेंट मैपिंग। यस, अच्छा, एक तो सोक्रेटिस की डेफिनेशन है वहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, याद होगा आपको। एक हिडन करिकुलम में हुआ है, ये एक हिडन में हुआ है। एक और जगह पे लेटेंट लर्निंग भी है। लेटेंट लर्निंग से मुराद ये है, क्या होती है, कोई कौन बताएगा? जी जल्दी से। सर, लेटेंट लर्निंग से मुराद ये कि यानी बच्चा जो है वो कोई बिहेवियर सीख लेता है लेकिन उसको उस वक्त तक डिस्प्ले नहीं करता जब तक उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता। यस, एग्जैक्ट। और ये मींस पर्पसफुली नहीं सीखते, यानी ऐसे अनकॉन्शियसली सीखते हैं। अनकॉन्शियसली हम सीख लेते हैं, आते जाते कहीं बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी को कुछ करता खेलता देख लिया, सीख लिया कि ऐसे, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, मैंने तो आज देखा कि चाय अम्मी कैसे बनाती हैं, ठीक है। उस वक्त तक जब तक कहा नहीं सर, जाएगा। इसको इननेट लर्निंग भी कहते हैं। जी, इसको इननेट लर्निंग भी कह सकते हैं। इनेट होती है इनबॉर्न, जो आपने बाहर से ना सीखी हो, उस चीज़ को इनेट हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यानी ये उस वक्त तक आप शो नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते किसी भी टास्क को जब तक आपको रिवार्ड ना दिया जाए, जब आपको खुद से कहा ना जाए कि भाई ये करके दिखाएं, उसको लेटेंट लर्निंग कहते हैं। खैर, बात दूसरी तरफ चली गई तो लेटेंट लर्निंग, लेटेंट से मुराद हिडन, यानी आपके अंदर वो चीज़ मौजूद है, आपसे कहा जाएगा कि अब आप परफॉर्म करें तब आप दिखाएंगे, या आपको ये चॉकलेट मिलेगी आप ये करके दिखाएं तो बच्चा परफॉर्म करेगा। तो आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी भी बिल्कुल उसी तरह है। ये कहते, सोक्रेटिस ने कहा था कि हर इंडिविजुअल के अंदर जो पोटेंशियल्स हैं वो लेटेंट होते हैं, ठीक है। एजुकेशन उन लेटेंट सलाहियतों को, उन जो हिडन पोटेंशियल्स हैं, यानी लेटेंट वैलिडिटी उसने वर्ड यूज़ किया था, तो उस लेटेंट वैलिडिटी को या हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने का नाम एजुकेशन है। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी भी यही बात कहती है। ये कहती है कि जो इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है ना,
वो उसकी क्वालिटी को चेक करें आप कि उसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल मौजूद है। आल्सो नोन एज लेटेंट रिस्पॉन्स थ्योरी, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड आइटम, यानी उसने किसी भी सवाल को किस तरह से जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, ये इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते। जवाब उसने रटा लगा लिया, याद कर लिया, जैसे भी किया, ये कहते हैं कि ये चीज़ नहीं, बल्कि उसने जवाब कैसे दिया, ठीक है, कितनी क्वालिटी उसके अंदर है। आइटम रिस्पॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये कहते हैं कि हर सवाल का जवाब जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। असेस एबिलिटी ऑफ पर्सन ऑन लेटेंट स्कोर, ये बच्चे की इसमें जो स्कोर दिया जाता है वो इस बेस पे नहीं दिया जाता कि उसने दुरुस्त जवाब दिया है। जवाब दुरुस्त हो सकता है लेकिन उस जवाब की क्वालिटी वर्थ कितनी है, उसने कहाँ तक उसको इवेलुएट किया है, तो ये इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं। अनऑब्जर्वेबल ट्रेड्स। उसके बाद है क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, ये वही वाली है जो जिस पे हम चल रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था और 10 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक। अब ये जवाब है एक सवाल का, फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान कैसे बना। अब एक बंदे ने जो है उसको बड़ा बताया कि ऐसे ऐसे इतने लोग जो है, इतने बच्चे यतीम हुए, इतने जो है वो इज़्ज़तें हमारी नीलाम हुई, इतनी औरतें बेवा हुई, इतने ख़ानदान उजड़े, इतने जो हैं वो नस्लें तबाह हुई, ये हुआ फलां हुआ, जो नुकसानात हुए। अब इसमें जो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी है ये इस चीज़ को वो नहीं देखती, ये कहती है कि दुरुस्त जवाब है या उसने उसको आता था, उसने खुद ठीक लिख लिया है, कितना लिखा है ये इस चीज़ को देखते हैं, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये इसको नहीं देखते। अब उसने कोई गलती से भी अगर ठीक लिख दिया तो ये कहते हैं वो भी उसकी परफॉर्मेंस ही है। तो ये बिलीव करते हैं ट्रू स्कोर के ऊपर, और आइटम रिस्पॉन्स करती है लेटेंट स्कोर के ऊपर। ट्रू स्कोर में 2 आते हैं, टेस्ट स्कोर जो उसने दिया है और गलती से उसने तुक्के से कोई जवाब लगाया है, वो भी उसका ठीक हो गया तो वो उसका क्या कहलाएगा, एरर्स उसकी कहलाएंगी। तो टेस्ट स्कोर इज़ इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस एरर्स। जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी, ये जो है हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उनसे रिलेटेड है कि फ्रेमवर्क ऑफ कंसेप्चुलाइजिंग इन्वेस्टिगेशन एंड डिज़ाइनिंग रिलायबल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड कि ऑब्जर्वेशन कब से कैसे कैसे करनी चाहिए, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी टाइप्स शायद इसी चैप्टर में भी हैं, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू की टाइप्स, तो उस टॉपिक में जाके जनरलाइजेबिलिटी मैं रिपीट कर देता हूँ। इन असेसमेंट थ्योरीज़ को, ये टेक्निकल है, कुछ स्टूडेंट के लिए नई चीज़ें होंगी। एंग ऑफ मेथड कहते हैं कि एक इसमें जो जज है वो ये डिसाइड करता है कि जो बॉर्डर लाइन हमारे स्टूडेंट हैं या लो अचीवर हैं हमारे, वो किसी भी दुरुस्त सवाल को कैसे जो है वो दुरुस्त जवाब देंगे और अपने जो पासिंग मार्क्स हैं वो हासिल करेंगे। यानी यूँ समझ लें सिंपली कि कोई जो लो अचीविंग स्टूडेंट हैं वो कैसे पासिंग मार्क्स कैसे लेंगे, क्वालिफाइड टेस्ट को कैसे करेंगे 33 या 40%। सर कैसे लेंगे? अब ये मैंने आपको फार्मूला बताया कि उसमें कोशिश ये की जाती है कि जो क्वेश्चन है वो इजी, मीडियम और प्रोफिशेंट, ये तीनों कैटेगरीज़ के शामिल किए जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए फिर पेपर को उसी अंदाज से डिज़ाइन किया जाता है कि जो बिल्कुल लो अचीविंग स्कोरर है, लो अचीवर हैं, वो भी कम से कम पास तो हो जाए ना जी। नीडल्स का अप्रोच, अब नीडल्स के अप्रोच में ये देखा जाता है कि जो डिस्ट्रक्टर है उसको लो अचीवर स्टूडेंट कैसे समझेगा कि भाई ये गलत है, ठीक है। बुक मार्क में सवाल बना दिए जाते हैं, ठीक है, पेपर बना दिया जाता है, जज को दे दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि इसमें बता दें कि मतलब उनका डिफ़िकल्टी का जो तरतीब होती है वो इजी टू डिफ़िकल्ट बनाए जाते हैं, बहुत आसान, फिर मीडियम लेवल के और फिर बहुत मुश्किल, इस तरह से। तो उससे कहा जाता है कि आप इसमें मार्किंग करके दें कि कौन से बहुत इजी हैं, कौन से मीडियम लेवल के हैं, कौन से प्रोफिशिएंट या एडवांस लेवल के हैं, कौन से डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, एक्सेट्रा। तो वो उस पर मार्किंग कर देता है और फिर उसी पैटर्न पे उसको पेपर में शामिल कर दिया जाता है। दैन बॉर्डर लाइन ग्रुप मेथड, ये कहते हैं कि पेपर के जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, लो अचीवर के जो मार्क्स हैं वो वाले होने चाहिए। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, लेटेंट स्कोर के ऊपर, हिडन पोटेंशियल के ऊपर जवाब कैसे दिया, क्वालिटी उसकी क्या थी, एवेलुएट उसने कैसे किया, इस चीज़ के ऊपर बिलीव करती है। लेटेंट स्कोर के ऊपर, हिडन स्कोर, हिडन पोटेंशियल के ऊपर। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी स्पेयरमैन ने दी है, ये स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर के ऊपर, कितना उसने स्कोर ठीक, कितने जवाब ठीक दिए, ये या गलती से भी उसके ठीक हो गए, कलेक्टिवली ये उसका टेस्ट स्कोर कहलाते हैं। जनरलाइजेबिलिटी थ्योरी, ऑब्जर्वेशन कैसे करनी चाहिए, क्रॉन बैच ने ये थ्योरी दी है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज। सर ये हमने पीपीएससी का एग्जाम दिया, ये क्लासिकल टेस्ट में आएगा ना, उनको क्या पता हमारे तुक्के से ठीक हुए हैं या वैसे ठीक। उन्होंने तो क्लासिकल टेस्ट को देखना है, उन्होंने नहीं देखना। ये जो आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी है हमारे यहाँ नॉर्मली ये इन प्रैक्टिस नहीं है, बैलेट होनी चाहिए,
तो जो हमारी पोर्टफोलियो असेसमेंट होती है ना, ये बेसिकली समझ लें कि आइटम रिस्पांस थ्योरी है, उसमें बच्चे की क्वालिटी, पोटेंशियल, एप्टीट्यूड ये चेक किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मॉडर्न असेसमेंट जो हैं या लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं असेसमेंट की, वो पोर्टफोलियो उसको वेस्ट में देखा जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ 5 नंबर की पोर्टफोलियो होती है, वो उसकी असेसमेंट होती है बच्चे की। वो भी टीचर हमारे देखते नहीं हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है। असाइनमेंट बना लिए, हाँ जी बना लिए, बस ठीक है जी। वो रद्दी की टोकरी में टीचर खोल के भी नहीं देखता, बस आई हुई है फलां रोल नंबर की, आ गई, हाँ जी आ गई। 5 में से 3-4 नंबर दे दिए, किसी को 5 किसी को 4, या 5 नंबर की प्रेजेंटेशन अगर है तो वो उसको भी परिणाम ही लिया जाता है। बहरहाल होना चाहिए। खैर ये हमारा आज का टॉपिक था। कोई सवाल किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये असेसमेंट थ्योरी